हेलो, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पे आईआर यू कैन से दैट इंटरनेशनल रिलेशंस का पीटी 365 देख रहे हैं। इसके लगभग 2 पार्ट हमारे आ चुके हैं और ये लास्ट पार्ट हो सकता है। सो इसमें अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक का करंट का कंपाइलेशन है, राइट? इससे पहले अगर हम बात करें तो पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, इसके मॉड्यूल्स हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिए हैं विद द पी/क्यू एंड यू कैन से दैट जो अपकमिंग एमसीक्यू होगा उसके थीम को लेके, ठीक है? तो एक बारी आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें। इसमें हमने कहाँ तक देख लिया था वो थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ। हमने मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली फिनिश कर लिया था एंड बायलैटरल रिलेशंस में भी हम फिनिश कर लिए थे, बट हमारा यहाँ से कुछ पार्ट रह गया था, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि देखिए वीडियो तो ये प्री रिकॉर्डेड है, मैं आपको बता दूँ, मतलब अगर हम कहें कंप्लीटली, राइट? सो बट क्या है कि यहाँ पे हमको इसको 1 आवर के शेड्यूल में इसलिए डालना है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था, या जो भी बिगिनर अगर इसको वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उसमें मैंने पहले ही आपको बताया था कि किस तरीके से आपको अपना सीसैट भी नहीं छोड़ना है एंड देन आपको अपना स्टैटिक्स भी नहीं छोड़ना है एंड यू कैन से दैट अपना आपको जो मेंस है, वो भी नहीं छोड़ना है, और जो आप इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है? तो इन सबको लेके चलना है और 1 आवर के शेड्यूल्स में आपको पीटी 365 को फिनिश कर लेना है, ओके? सो इस तरीके से ही हम इसे फिनिश कर रहे हैं और जिससे कि हमारा अदर पार्ट भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ये नहीं करना है हमें कि हमने 4 से 5 घंटे या फिर आप कह सकते हो 10 से 15 घंटे, हमने सोचा कि हम कंप्लीटली इसको फिनिश कर लेते हैं पहले, आफ्टर दैट हम कुछ भी करेंगे। तो वो फिनिश तो हो जाती है पीटी 365, बट ये भी श्योर शॉट है कि हमारा जो अदर पार्ट्स है, वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता है। और ये भी मैं आपसे बोलता हूँ कि इसमें ये नहीं है कि पूरा जो क्वेश्चन्स होंगे प्रीलिम्स के, यू कैन से दैट जैसे 25 वाले या 26 वाले, तो वो ये नहीं है कि सारा पेपर जो है वो यहीं से आएगा, ऐसा नहीं होता है। पेपर जो होता है आपका, वो इसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन्स आपके आते हैं। वो भी ये नहीं है कि सारा कुछ इससे लाइन टू लाइन मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि थीम बेस मिले आपको एंड ये भी हो सकता है कि आपने जो स्टैटिक्स में पढ़ा था पोर्शन्स, उसको आपने यहाँ पे अपडेट किया, ठीक है? तो वो उस टाइप से आपको क्वेश्चन्स मिलते हैं, ठीक है? चलिए तो हम सीधा क्वेश्चन्स पे आते हैं, सॉरी टॉपिक पे आते हैं, क्या हमारा टॉपिक था? सो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये हम पढ़ेंगे, इंडिया रशिया हमने पढ़ लिया था। तो चलिए आते हैं हम, क्या है हमारे पास? सो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ये क्यों न्यूज़ में है? तो आप देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं थोड़ा-सा बिगिनर्स को बता दूँ कि जैसे ये ससा है, ठीक है? हालाँकि इसका क्वेश्चन्स नहीं बना है अभी तक यूपीएससी में, बट मेबी चांस है, पॉसिबल है कि क्वेश्चन्स बने। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो थीम है ना, उसको यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, राइट? सो इससे क्या होता है कि हमारा जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होगा, तो उसमें जो क्वेश्चंस बनेगा, तो अगर थीम क्लियर होंगे हमारे, तो श्योर शॉट है कि हमारा 90% जो है वो टैकल होने के सही चांस होंगे, राइट? सो अब क्या है देखते हैं। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस, इनके बाइलैटरल रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया और यूएस ने अभी साइन करा है किसपे? सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, यू कैन सी दैट तौसा, ठीक है? कब? डिफेंस मिनिस्टर ने जब विजिट किया था यूएस को, ठीक है? उस टाइम्स। अब बात कर लेते हैं हम सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, ये क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया यूएस रिलेशंस क्या है? तो वो भी थोड़ा-सा हम देख लेंगे। सो पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये इनेबल करता है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो सिक्योर करेगी म्यूचुअल, यू कैन सी दैट, राइट? सो टाइमली प्रोविजन होगा किसका? डिफेंस रिलेटेड जो भी गुड्स होती हैं उनका एंड जो सर्विस होती है, ठीक है? यू कैन सी दैट जब उसे हम पीस टाइम्स या इमरजेंसी या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ करते हैं। तो इन सबको गवर्नमेंट जो है वो इनेबल करेगी, और सिक्योर करने का काम करेगी एंड वो भी टाइमली, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं। तो ये आप वैसे भी समझोगे, नेम से भी समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। इंडिया की बात करेंगे तो ये 18th सोसा पार्टनर्स है, इसका यूएस का, और ये लीगली नॉन बाइंडिंग है। आप ये कह सकते हो, ये नहीं है कि इसका जो भी प्रोसेस होगा वो बाइंडिंग होगा, नॉट, ये नॉन बाइंडिंग है। अदर डिफेंस अरेंजमेंट जो इंक्लूड्स हैं इसमें, वो कौन-कौन से थे, थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी कि लैमोआ, जो कि 2016 में हुआ था। कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी कि कॉमकासा, जो कि 2018 में हुआ, एंड इंडस्ट्री सिक्योरिटी एग्रीमेंट इन 2019 में, एंड बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशंस एग्रीमेंट वेका 2020 में। तो यहाँ पे ये हमें थोड़ा-सा समझना है, ये सब यूएस के बाइलैटरल्स रिलेशंस में जो भी डिफेंस एग्रीमेंट लिए गए, वो हैं, राइट? अब बात करते हैं हम इंडिया यूएस रिलेशंस की। तो इंडिया यूएस की ट्रेड पॉलिसी की बात करेंगे तो इसको स्टेबलाइज़ करा गया 2005 में, और इंडिया का जो ट्रेड है वो सरप्लस रहता है लगभग 19.9 बिलियन डॉलर्स, ठीक है? इंडिया यूएस कोऑपरेशंस माइलस्टोन इन डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे तो यूएस यू कैन से दैट डेजिग्नेटेड इंडिया एज़ अ मेजर डिफेंस पार्टनर इन 2016, और 2+2 जो मीटिंग है वो बिटवीन इंडिया एंड यूएस के है, जो कि 2018 में इसको इनिशिएट करा गया। उसके बाद जो रोड मैप है डिफेंस इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, जिसको 2023 में रेडी करा गया, राइट? मिलिट्री पार्टनरशिप की बात करेंगे तो जैसे मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है? इसको इंडिया होस्टेड ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस फोर्स इन 2024। कोप इंडिया, ये एयर फोर्स के लिए है।
टाइगर ट्रम्स ये आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए, युद्ध अभ्यास ये आर्मी के लिए। तो ये थोड़ा-सा आपको देखनी है कि मिलिट्री पार्टनरशिप है किसके साथ? यूएस के साथ, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करेंगे, तो जो ग्रोइंग सिनर्जीज़ हैं इन अ डिफेंस इकोसिस्टम वो किसके अंडर में है? इंडेक्स एक्स के अंडर में। अब इंडेक्स एक्स क्या है उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। इसको लॉन्च करा गया जून 2023 में अंडर किसके? क्रिटिकल इमरजेंसी टेक्नोलॉजिकल यानी कि आईसीई एक्ट के थ्रू, ठीक है? अब इंडेक्स एक्स करता क्या है? इसका मेन काम है कि ये फैसिलिटेट करेगा, ठीक है? जो भी पार्टनर हैं इसके अमंग जो यूएस एंड इंडिया डिफेंस कंपनीज़ के बीच में पड़ते हैं और इनक्यूबेटर्स के रूप में काम करेगा एंड एक्सेलेरेटर करेगा इन्वेस्टर्स एंड यूनिवर्सिटीज, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस की। तो ये क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। यूएस कांग्रेस ने पास करा था प्रोमोटिंग ए रेजुलेशंस टू द तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट, राइट? ये एक्ट जो है वो मैंडेट करता है कि तिब्बत चाइना डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए कब तक? बाई एडेयरिंग द इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग द यूएन चार्ट्स, ठीक है? तो ये थोड़ा थोड़ा हमें देख के चलना है क्या चीज़ हमारे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। आगे चैलेंज भी है यूएस इंडिया के बीच में। सो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ये वार्न करता है इंडिया को सैंक्शन अंडर द काउंटरिंग अमेरिका एडवाइजरिंग थ्रू द सैंक्शन एक्ट यानी कार्टसा। तो कार्टसा के थ्रू अमेरिका जो यूएस जो है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है वो इंडिया को वार्न करता है, सैंक्शन लगाता है, ठीक है? अमेरिका को काउंटर करने के लिए, ठीक है? आफ्टर इंडिया ईरान डील चाबार पोर्ट्स। अच्छा, अगर कार्टसा की बात करेंगे तो देखिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यूएस जो है वो काउंटर कर रहा है, ठीक है? यू कैन से दैट इंडिया को फॉर रिलेशनशिप टू द अमेरिका। कार्टसा की बात करेंगे तो ये यूएस का फेडरल लॉ है जिसको इनेक्ट करा गया था 2017 में। इसका मेन एम है कि ये पनिश करता है उन कंट्रियों को जो डीप एंगेजमेंट है इसके साथ रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, है ना? यूजिंग इकोनॉमिक सैंक्शन उन पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगता है। 2018 में क्या होता है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने पास करा था एक अमेंडमेंट जिसमें एग्जेम्प्ट करा गया था इंडिया को फ्रॉम द इकोनॉमिक सैंक्शन से अंडर द काप्सा, ठीक है? फॉर परचेजिंग द एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम द रशिया। तो ऐसी बात नहीं है कि इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगाए, यूएस ने लगाए हैं जब हमने रशिया से एस 400 मिसाइल को हमने जब परचेज करा था उसके बाद, ठीक है? अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा हम यूएस कैपिटल वाशिंगटन डीसी। तो इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? तो इम्पोर्टेंट रिवर यहाँ पे आपको मिलेगी मिसिसिपी जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है। इम्पोर्टेंट लेक्स की बात करेंगे तो ग्रेट लेक है, सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी, ओंटारियो ये आपकी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। नोटेबल माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो जैसे रॉकी माउंटेन है, एपलाचियन माउंटेन है, सीरिया नेवाडा है, ठीक है? उसके बाद नोटेबल डेजर्ट की बात करेंगे तो मोजेव, ग्रेट ओएसिस ये आपके यू कैन से दैट नोटेबल डेजर्ट हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको थोड़ा-सा देखना है कि अ, किस तरीके से जो यहाँ पे लेक हैं या फिर रिवर्स हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं फिर हम जो क्वेश्चन्स था वो क्या है मेरे पास? सो क्वेश्चन्स देखते हैं। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट हैव रिसेंटली एंटर इंटो ए बायलैटरल सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट यानी सोसा दिस इम्प्लाइज इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो इसकी अगर हम बात करें इट रिक्वायर इंडिया टू प्रोवाइड मिलिट्री बेसेस टू द यूनाइटेड स्टेट इन एक्सचेंज फॉर द डिफेंस सप्लाइज। कहीं तक तो ठीक लग रहा है मेरे को। इट मैंडेट इंडिया टू परचेज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ईच ईयर। ये तो कहीं नहीं देखा भाई मैंने। आगे ये इंश्योर करेगा रेसिप्रोकल प्रायोरिटी सपोर्ट फॉर द डिफेंस गुड्स के लिए, यही बात तो कर रहे थे ना, जो डिफेंस गुड्स हैं, ठीक है? एंड सर्विस बिटवीन द इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट टू एड्रेस सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ठीक है? और उसके बाद ये एलिमिनेट करेगा ऑल टैरिफ्स ऑन द डिफेंस ट्रेड्स बिटवीन द इंडिया एंड यूएस स्टेट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भई ये तो मैंने नहीं देखा था कि वो टैरिफ को हटाने की बात की जा रही है। ये भी नहीं देखा था हमने कि हर साल उनको जो है फिक्स अमाउंट में डिफेंस के जो भी गुड्स होंगी वो दी जाएँगी या फिर यहाँ पे मिलिट्री बेस। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा हम कन्फ्यूज़ हो सकते थे। पर श्योर शॉट है कि हम बात कर रहे थे डिफेंस गुड्स की एंड सर्विस की। तो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं यही ऑब्जेक्टिव था इसका। ये प्रोविज़न है डिफेंस रिलेटेड गुड्स एंड सर्विस, ठीक है? तो ये चीज़ें प्रोवाइड करी जाएँगी तो यही थोड़ा-सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हम क्या लगा देंगे? सी, राइट? चलिए, तो देखिए अब ये क्वेश्चन नहीं बना था पर हमने यहाँ पे टैकल कर लिया। अब ये नहीं कि आपको पूरी रामायण पढ़नी है, आपको बस इतना समझना है कि अब ये देखिए इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बारे में तो अभी अपडेटेड में क्या है? अपडेटेड में तो सिक्योरिटी ऑफ द सप्लाई अरेंजमेंट है। इसका मेन काम है कि ये डिफेंस रिलेटेड जो भी गुड्स होंगी या जो सर्विस होंगी, ठीक है? उनको प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है? किसको? जो भी सामने वाली कंट्री है उसको, राइट? सो अब ये जो चली थी जैसे 16 वाली, 18 वाली, 19 वाली एंड 20 वाली, तो ये डिफेंस एग्रीमेंट है। अब इससे क्वेश्चंस नहीं बनेगा क्योंकि ये आपका लास्ट हो गया और मे बी पॉसिबल भी है क्योंकि यूपीएससी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बट हाँ, फिर भी आपको ये देखना है, ओके? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। फिर है हमारे पास इंडिया यूनाइटेड किंगडम्स ये भी बायलैटरल रिलेशनशिप के अंडर में आएगा तो उसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया और यूके ने अभी साइन करा है एग्रीमेंट, ठीक है? कि वो स्ट्रेंथन करेंगे इसको हेल्थ एंड लाइफ साइंस को, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं इंडिया यूके रिलेशंस को तो ये हेल्थ एंड लाइफ साइंस के बारे में एक कोलैबोरेशन साइन हुआ है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, राइट? सो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करेंगे तो क्या है इंडिया यूके रिलेशंस का? तो ये एलिवेट करता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि सीएसपी कब? इंडिया यूके वर्चुअल समिट 2021 के थ्रू, राइट?
मल्टीलैटरल कोऑपरेशंस की बात करेंगे तो कोलैबोरेट्स है, इसमें क्वाड्स में ये हमने पहले ही पढ़ा, ठीक है? इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम्स एंड इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव यानी कि आईपीओआई एंड यूको इंडिया पैसिफिक टिल्ट्स कॉम्प्लीमेंटेड इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन्स। डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशंस की बात करेंगे तो शाइन करता है डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप डीआईएसएसएफ इन 2015 एंड एडवांस डिफेंस कोऑपरेशंस थ्रू द 2+2 मैकेनिज्म। तो ये थोड़ी-सी आपको देख लेनी है कि क्या-क्या और भी रहे हैं लास्ट में। मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करेंगे तो अजय वॉरियर एंड कोनकन्स एंड कोबरा वॉरियर्स। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस की बात करेंगे तो इंडिया जो है, इंडिया इज़ द यूके 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है? तो इंडिया जो है वो यूके का 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है, ठीक? टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनिशिएटिव की बात करेंगे तो इसको लॉन्च करा गया किसको एनहांस करने के लिए? कोऑपरेशंस इन अ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी सेट्स को, ठीक है? फोकस एरियाज़ में क्या-क्या रहेंगे जैसे टेलीकॉम्स है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, सेमीकंडक्टर है, एआई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ये सब टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव के अंडर में आएँगे, राइट? सो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि अभी इंडिया के साथ ऐसा कौन-सा कंट्री है जिसने साइन करा है हेल्थ एंड लाइफ साइंस के लिए, तो याद रखना है आपको यूनाइटेड किंगडम। वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस मैंने आपको पहले ही बताया था कि आईआर की आपकी वाई न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर यहीं से उठा लिए जाते हैं। अब थोड़ा-सा हम इसका वो देख लेते हैं क्या किस तरीके से मैपिंग है। सो ये इसकी कैपिटल लंदन है। इम्पोर्टेंट फीचर की बात करेंगे तो ये इसमें कंप्राइज़ करता है 4 कंट्री इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आइलैंड्स, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है कि इसमें आपको कौन-कौन से जो कंट्री जो है वो मिल रहे हैं। लैंड बाउंड्री जो उसकी है वो किससे है? आयरलैंड से है, ठीक है? उसके बाद माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो कौन-सी यहाँ पे पेनिस है, ठीक? तो ये थोड़ा-सा हमें देखते चलना है। चलिए तो आगे बात करते हैं फिर हम। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो एक आध और पी-वाई-क्यू आया है लास्ट अगर हम देखेंगे या श्योर होगा जो हमने लगाया है यहाँ पे या ये पी-वाई-क्यू है, चावार पोर्ट से, उससे पहले नहीं आया है अभी, तो हम देखते हैं सीधा वहीं। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। अब ये क्यों न्यूज़ में अभी पहले ये समझना है। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने अभी अपने नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी यानी 2024 में आइडेंटिफाई करा कि इंडिया जो है वो टॉप टायर सिक्योरिटी सिक्योरिटी पार्टनर है, ठीक है? इन द इंडो पैसिफिक रीजन्स। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया जो क्या ही किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करा, ये देखना है हमें। वो टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर्स के रूप में। अब देखिए यूपीएससी के लिए यही होता है कि जो भी स्मार्ट स्टडी होती है उसमें यही देखना होता है कि आप अपने आप को कितना अपडेट कर रहे हैं और वो भी किस लेवल से कर रहे हैं। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आप एक्सरसाइज़ याद कर लो बैठ के कि भई ये मिलिट्री एक्सरसाइज़ इस कंट्री के साथ है, उसके साथ नहीं पूछेगा क्वेश्चन्स आपसे। अगर आपने खुद को अपडेट ही नहीं करा है, ठीक है? तो उस तरीके से ही मैं ही एस्पिरेंट को यही वाली बात बोल के चलता हूँ कि आपको सिर्फ़ वो फ़ोकस करना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। बाद बाकी को आपको एक कहते हैं ना ओवरव्यू कर लेना है एक सरसरी निगाह से। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन की बात करेंगे तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सीएसपी है ना 2020 में और इस ये इंक्लूड भी है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग 2021 में और जॉइंट डिक्लेरेशंस ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशंस इन द इंडो पैसिफिक जो कि 2020 में हुआ था। तो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस हैं। डिफेंस की बात करेंगे तो क्वाड में भी पार्टनर है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? और उसके साथ यूएस एंड जापान भी हैं और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट यानी कि एमएलएसए ये और डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट इन ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव पार्टनरशिप यानी कि इतना बड़ा नाम है AIIPOIP याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो डज़न्ट मैटर। मिलिट्री एक्सरसाइज़ की बात करेंगे तो जैसे देखिए यहाँ नाम निकल के आ रहा है ऑसी इंडेक्स, ठीक है? ये मैरीटाइम है। पिच ब्लैक ये एयर फोर्स की है। उसके बाद ऑस्टा हिंद ये आपकी एनुअल ट्रेनिंग होती है, ठीक है? एंड मालाबार एक्सरसाइज़ की बात करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो ये थोड़ा-थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है? बट आपको मेन याद रखना है कि टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में ऑस्ट्रेलिया ने इसको आइडेंटिफाई करा है। इकोनॉमिक की बात करेंगे तो बोथ कंट्रीज साइन करते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट है ना 2022। क्लीन एनर्जी कोऑपरेशंस की बात करेंगे तो लेटर ऑफ इंटेंट साइन जो हुए थे 2022 में एंड न्यू एंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को लेके। क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की बात करेंगे तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि साइन हुआ था 2022 में ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल ऑफिस एंड कांजी विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल। तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि काबिल जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग्स है जो कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का एक इनिशिएटिव है, तो ये थोड़ा-सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, वो आपको टिक लगा के आगे निकल जाना है, राइट? न्यूक्लियर कोऑपरेशंस की बात करेंगे तो जैसे सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जिसको साइन करा गया 2014 में, अब इतना पुराना तो नहीं पूछने बैठेगा हमसे। स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस मैत्री, मैत्री बोले तो मिशंस फॉर द ऑस्ट्रेलिया, इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशंस मिशन। रीजनल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बात करेंगे तो इसमें देखिए G20 में भी है शामिल हैं दोनों, WTO में भी हैं, IUR में भी हैं, राइट? ARC एंड एशियन रीजनल फोरम एंड क्वाड ETC, राइट? सो ये रीजनल एंड मल्टीलैटरल इनके कोऑपरेशंस है। अब हम थोड़ा-सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी कैपिटल जो है वो कैनबेरा है और इम्पोर्टेंट फीचर की बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट रिवर यहाँ पे मोरे रिवर्स जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करेंगे तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम्स है, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस जो लोकेट होता है ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट इन द कोरल सी, राइट? ऑस्ट्रेलिया जो है वो लॉन्गेस्ट नेशनल है कोस्ट लाइन का, राइट? अच्छा अदर की फैक्ट की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द फ्लैट कॉन्टिनेंट एंड हैज़ द ओल्डेस्ट नोन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे कौन-सी रिवर है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम्स रखता है, ठीक है?
और ये किस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पासेस होता है, ठीक है? और इधर आपको तशमशी मिल जाएगा, यहाँ पे वास्ट ट्रेस्ट मिलेगा, इंडियन ओशियन इधर मिल जाएगा आपको। तो ये इधर ही साइड में ही है, तो इसलिए इंडिया का इससे बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं इंडिया एंड जापान की। सो अब ये क्यों न्यूज़ में है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जापान, इन्होंने बायलैटरल मीटिंग हुई, ठीक है? साइडलाइन्स ऑफ द जी7 समिट इन अपुलिया, इटली में, ठीक है? इसलिए ये न्यूज़ में है। तो जी7 कंट्री मैंने आपको बताए थे कि जूस विद गर्लफ्रेंड्स, ठीक है? गर्लफ्रेंड्स विद नहीं आएगा, तो वहाँ पे रशिया आ जाता है जी8 में। ये मैं आपको पहले ही क्लियर करा चुका हूँ, तो आप एक बारी वीडियो जाके ज़रूर देखें। अब इंडिया एंड जापान रिलेशन की बात करेंगे, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो 2014 में जो रिलेशनशिप थे बिटवीन द टू कंट्री, ये अपग्रेडेड हुए, ठीक है? स्पेशल ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी एसजीएसपी फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो पहले ये था, फिर ये थोड़ा-सा अपडेटेड हुआ, ठीक है? तो थोड़ा याद रख पाएँ तो ठीक है, इट डज़न्ट मैटर। आगे बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो कन्वर्जेंस ऑफ जापान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ये इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? कनेक्टिविटी की बात करेंगे, तो जो इनिशिएटिव है जिसमें एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर यानी कि एएजीसी एंड लिंक साउथ एशिया टू साउथ ईस्ट एशिया बाय इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड जापान पार्टनरशिप फॉर द क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। डिफेंस की बात करेंगे, तो ये इनहांस करता है कोऑपरेशन थ्रू द एक्विजिशंस एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट यानी कि एक्सा एंड मिलिट्री एक्सरसाइज लाइक धर्मा गार्डियंस एंड शिन्यू मैत्री एंड जिमैक्स। तो ये इसकी डिफेंस एक्सरसाइज है विद द इंडिया, राइट? एंड इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करेंगे, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा, जिसको साइन करा गया था 2011 में। एनर्जी कॉर्पोरेशंस की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इतना माइंड नहीं भरना होता भाई, जो इम्पोर्टेंट है वो देखना होता है। एनर्जी कॉर्पोरेशंस की बात करेंगे, तो इंक्लूड इंडिया एंड जापान क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। अब ये थोड़ा-सा देख लेना है कि क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में इंडिया जापान साथ में है या नहीं। एंड कोऑपरेशन इन अ पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी, इंडिया जापान एग्रीमेंट फॉर द कोऑपरेशंस इन द पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी 2017 में एग्रीमेंट हुआ। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो कोलैबोरेशन लाइक द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशंस मिशंस यानी कि लूपेक्स, ये तो हमने पढ़ा होगा ना अभी, इसरो एंड जाक्सा के द्वारा चलाया गया, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। यूएस एंड जापान साउथ कोरिया ने साइन करे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स ग्रोथ इनिशिएटिव, जो कि यू कैन से दैट इंडिया फ्रेमवर्क यानी कि डीजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत में आता है, ठीक है? ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स ग्रोथ इनिशिएटिव यानी डीजी। इस पे यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया ने साइन करे, राइट? डेवलपमेंट असिस्टेंट्स की बात करेंगे, तो जापान जो है वो इज द इंडियाज लार्जेस्ट बायलैटरल डोनर है एंड सपोर्ट करता है प्रोजेक्ट लाइक दी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। तो देख रहे हैं किस तरीके से जापान हमें सपोर्ट करता है। आगे बात करते हैं जापान की कैपिटल टोक्यो। इंपोर्टेंट फीचर की बात करेंगे, तो आइसलैंड्स कंपोजिशन की बात करेंगे, तो जापान इज कंपोज्ड ऑफ 4 मेन आइलैंड्स। कौन-कौन से? जैसे होक्काइडो है, होन्शु है। ये जो होन्शु है वो लार्जेस्ट है, एंड शिकोकू है एंड क्यूशु है, राइट? जापान लाइज़ करता है अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये थोड़ा-सा आपको देखना है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे यू कैन से दैट लाई करता है, राइट? सो यहाँ पे आपको जापान मिलेगा, ठीक है? इसकी जो कैपिटल टोक्यो मिलेगी आपको। तो इस तरीके से ये पूरा एरिया जो है वो जापान का है, राइट? यहाँ पे आपको कोरलिस आइलैंड्स मिलेगा इधर साइड में, ठीक है? सी ऑफ जापान्स मिलेगा इधर। ये थोड़ा-थोड़ा आपको देख के चलना है। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया, तो ये थोड़ा-सा आप देख लेंगे। ये इंडिया साउथ वेस्ट एशिया में कौन-कौन से? थाईलैंड है, वियतनाम है, यहाँ लाओस मिलेगा, कंबोडिया मिलेगी, मलेशिया मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा। ये सिंगापुर का एरिया इधर होगा एंड इधर इंडोनेशिया होगा, ईस्ट तिमोर हो जाएगा यहाँ पे, राइट? सो ये थोड़े-थोड़े आपको कंट्री देख लेने हैं, ब्रुनई है इधर, उसके बाद फिलीपींस है, ठीक है? ये पैसिफिक ओशियंस है। ये थोड़ा-थोड़ा आपको देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। इंडिया एंड सिंगापुर की बात करते हैं। तो जो अब देखिए इसी में हम साउथ वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ा-सा हम देख के चलेंगे। सो अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने विज़िट करा है सिंगापुर को, इसलिए न्यूज़ में है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा इंडिया और सिंगापुर रिलेशंस की। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसको स्टेबलाइज़ करा गया 2015 में। कोलैबोरेट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2024। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस की बात करेंगे, तो सिंगापुर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इन आसियान, ठीक है? आसियान कंट्री हम देख चुके हैं पहले, तो आपको ये लास्ट वाली वीडियो ज़रूर जाके देखनी है। इन द 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है ग्लोबली, ठीक? बोथ ने साइन करा था किस पे? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एग्रीमेंट यानी कि सेसा। इंडिया जो है इज़ अ नेट इंपोर्टर है इसमें, राइट? अच्छा, उसके बाद बात करें द डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी कि डाटा, जिसमें साइन करा गया 2016 में। इसके लिए चेक करने के लिए टैक्स इवेजन, मतलब जो टैक्स में इवेजन होता है, उसको चेक करने के लिए डाटा में यू कैन से दैट साइन करा गया, ठीक? सिंगापुर जो है वो लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई का इनटू इंडिया। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में होता है, वो सबसे लार्जेस्ट जो होता है वो सिंगापुर से होता है। ये 23-24 का डेटा है, राइट? उसके बाद बायलैटरल एक्सरसाइज की बात करेंगे, तो जैसे एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर है, एक्सरसाइज सिम्बैक्स है। अब देखिए यहाँ पे सिंगापुर निकल के आ रहा है, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है, राइट? उसके बाद फिनटेक की बात करेंगे, प्रोजेक्ट नेक्सस। ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है सिंगापुर और इंडिया के बीच में। इसका मेन काम है कि ये इनेबल करता है
फास्ट एंड एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ये थोड़ा-सा आपको ज़रूर याद रखना है फिनटेक, व्हाइल कनेक्टिंग द देयर डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम्स, ठीक है? तो ये जो फिनटेक या प्रोजेक्ट नेक्सस है, इसका मेन काम है कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, उसको फास्ट तरीके से इनेबल करना, राइट? आगे बात करते हैं इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई एंड एफपीएफ ऑफ मलेशिया एंड फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड विल भी इनको इंटरलिंक करा जाएगा थ्रू द नेक्सस, नेक्सस प्रोजेक्ट के थ्रू, है ना? तो अब आप देख रहे हैं कि मलेशिया के साथ भी हमारा जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है उसको भी बेस्ट करने के लिए फिलीपींस के साथ भी, सिंगापुर के साथ भी एंड थाईलैंड के साथ भी, ठीक है? ठीक है, व्हिच इज़ प्रोजेक्ट टू बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, तो ये बीआईएस के थ्रू, राइट? अब आपको ये देख लेना है कि प्रोजेक्ट नेक्सस में कौन-कौन से कंट्री और भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, मलेशिया, फिलीपींस से, सिंगापुर एंड थाईलैंड से, ठीक है? तो ये आपके साउथ ईस्ट इंडियन है, तो ये आपको थोड़ा-सा देखना है, ठीक है? आगे बात करते हैं मल्टीलैटरल कोऑपरेशंस की, तो बोथ कंट्री हैं वो पार्ट हैं मल्टीलैटरल ग्रुप, जैसे ईस्ट एशिया समिट, जी20, कॉमनवेल्थ, आयोरा, आईओएनएस, सिंगापुर ने जॉइन करा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये तो हमारा ही है ना भाई, एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक? आगे बात करते हैं इंडिया एंड वियतनाम, तो ये आपने जो देखा था ना मैप, इसी को हम यहाँ पे देख के चल रहे हैं। अब देखते हैं इंडिया एंड वियतनाम, ये क्यों न्यूज़ में है? तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वियतनाम के, अंडरटुक स्टेट विजिट ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडिया को विजिट करा, इसलिए न्यूज़ में है। अब हम बात करते हैं इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस की, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करेंगे, तो बाइलेटरल रिलेशंस हैं बिटवीन द टू कंट्री, ठीक है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2007 एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2016, तो इस तरीके से चेंज करते रहते हैं हम थोड़ी-सी अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उनके नेम भी चेंज होते रहते हैं। डिफेंस कोऑपरेशंस की बात करेंगे तो एक्सरसाइज जैसे पासएक्स है, विनवेक्स है एंड मिलन है, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस, तो ये एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड वियतनाम के बीच में। मल्टीलैटरल कोऑपरेशंस की बात अगर हम करते हैं तो जैसे यहाँ पे मिल जाएगा हमें ईस्ट एशिया समिट यानी कि ईएएफ एंड आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग एडीएमएम, और जो भी इनिशिएटिव हैं जो इंडिया के द्वारा ली गई हैं, अब यू कैन से दैट वियतनाम के साथ रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए वो कौन-कौन सी हैं, जैसे मैको गंगा कोऑपरेशन यानी कि एमजीसी, ये इनिशिएटिव है जिसको इंडिया के द्वारा इनिशिएटेड करा गया विद द 5 आसियन कंट्री कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। सो वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस, ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है कि इंडिया ने भी ये इनिशिएटिव स्टार्ट करी। एंड आगे बात करते हैं इंडिया हैंडेड ओवर इंडिजिनल बिल्ट मिसाइल करवेट आईएनएस किरपान टू वियतनाम इन 2023, तो ये आप देख रहे हैं कि जो किरपान, सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन, सो ये वियतनाम को इंडिया ने इंडिजिनस बिल्ट मिसाइल है जो उसको दिया, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हमारे पास इंडिया एंड मलेशिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया ने पेड करा है स्टेट विजिट टू इंडिया का, इसलिए न्यूज़ में है। सो आउटकम क्या निकले इस विजिट के कि एनहांस होगी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसको स्टेबलाइज़ करा गया था 2015 में, ठीक है? और एलिवेट होगा क्या कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मलेशिया ने डिसाइडेड किया है कि वो जॉइन करेगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि आईबीसीए, ठीक है? और एज़ इट्स फाउंडिंग मेंबर के रूप में, ठीक है? आगे बात करते हैं इंडिया एंड मलेशिया। अब देखिए यहाँ पे मैं स्पीड क्यों दे रहा हूँ? यार आपको थोड़ा-थोड़ा देख के चलना है कि कौन-सा कंट्री क्यों न्यूज़ में, बस इतना। बाद बाकी और कौन-सी चीज़ें हैं, जैसे अभी हमने मिलन पढ़ा या और भी चीज़ें पढ़ी। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें या इकोनॉमिक या ये सब थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करेंगे तो ये एनहांस करेगा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च जो कि 2015 में हुई थी। इकोनॉमी की बात करेंगे तो मलेशिया जो है वो इंडिया का 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और मलेशिया जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन आसियान में, ठीक है? ट्रेड की बात करेंगे तो ये थोड़ा-सा आपको देखना है जैसे किस तरीके से मलेशिया जो है वो इंडिया का 16वाँ, एंड यहाँ पे देखेंगे तो मलेशिया आसियान में देखेंगे तो 3rd आ रहा है। ट्रेड में की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सेका, जिसमें साइन करा गया था 2010 में। ऑयल पाम डिप्लोमेसी की बात करेंगे, तो यहाँ पे मलेशिया जो है उसके साथ इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, ये मेजर एक्सपोर्टर हैं किसके, पाम ऑयल के, किसको, इंडिया को, राइट? ये थोड़ा-सा आपको देखना है। डिफेंस कोऑपरेशंस में बात करेंगे तो जैसे मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी यानी कि मिडकॉम्स मीट्स होती है एनुअली, जो कि रिव्यू करेगी प्रोग्रेस इन द डिफेंस कोऑपरेशंस। फर्स्ट रीजनल ऑफिस ऑफ एचएएल, जिसको इनॉग्रेशन करा गया कुआलालंपुर 2023 में, राइट? एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, ठीक है? ये किसके बीच में है? इंडिया एंड मलेशिया के बीच में, राइट? आ गया पीपल टू पीपल कनेक्ट, तो 3rd लार्जेस्ट डायस्पोरा है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, तो वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। डायस्पोरा का मतलब है कि वहाँ पे हमारे लोग कितने रहते हैं, यू कैन सी दैट। इंडिया की इनिशिएटिव है जैसे जॉइंट कमिटी मीटिंग ऑफ मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि मीसीसीआ फॉर डीपिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें एक्सेप्ट होगा क्या, यूपीआई। भाई अभी तो हमने पढ़ा था ना थाईलैंड मलेशिया, तो यहाँ पे यूपीआई जो है एक्सेप्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखिए जो न्यूज़ में था उसे हम देख के चलते रहे, और जो मे बी पॉसिबल है क्वेश्चंस बनेगा तो उसकी थीम भी हमने यहाँ पे रिवाइज करी। अब जैसे ये हमारे पास 2017 का क्वेश्चन है चावार पोर्ट पे, तो उसको हम जरूर टेकल करेंगे, ठीक है? हम थोड़ा-सा टॉपिक देख लेते हैं, क्या है, कैसे किस तरीके से है? चलिए, बाद में क्वेश्चन को टैकल करेंगे। जावा रिपोर्ट्स। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि इंडिया ने साइन कराया 10 ईयर एग्रीमेंट विद द ईरान, ईरान के साथ, ठीक है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल्स एट ए चाबहार पोर्ट्स। तो ये पूरा आपको याद रखना है, ये चाबहार पोर्ट्स पे है, शाहिद बेहेश्ती पोर्ट्स टर्मिनल्स, राइट? अब थोड़ा-सा हम चाबहार पोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं, इसकी ये क्या है?
तो इसकी जेनेसिस जो हुई थी इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान ने साइन करा था ट्राई पार्टीज़ एग्रीमेंट्स 2016 में कि वो डेवलप करेंगे शहीद बेहेश्ती टर्मिनल्स एट ए चाबार पोर्ट्स पे, ठीक है? अच्छा, जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस की बात करेंगे तो इस ये लोकेट होता है गल्फ ऑफ ओमान में। चाबार पोर्ट ऑफर करता है डायरेक्ट सी रूट अफ़गानिस्तान बाय पासिंग पाकिस्तान, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। तो यहाँ पे हम बाईपासिंग कर रहे हैं पाकिस्तान को और डायरेक्ट सी रूट जो है वो कलेक्ट हो रहा है। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, ये जो अरेंजमेंट है इज़ अ लैंडमार्क इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान रिलेशंस। तो आप देख रहे हैं कि ये इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान रिलेशन को बेटर करना चाहता है, ठीक है? चाबार पोर्ट्स। आगे बात करेंगे, ये जो पोर्ट है ये मिनिमाइज़ करेगा डिस्टेंस फ्रॉम द इंडिया, वेस्ट कोस्ट टू लैंडलॉक अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड यूरोपियन नेशंस, ठीक है? गेटवे टू सेंट्रल एशिया की बात करेंगे तो चाबार सर्व एज़ अ गेटवे फॉर द इंडिया टू सेंट्रल एशिया। तो आप कह सकते हो कि सेंट्रल एशिया में अगर एंट्री करनी है तो वो गेटवे की तरह काम करेगा ये। विद द पोटेंशियल टू कनेक्ट द लैंडलॉक्ड कंट्री लाइक अफगानिस्तान, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो कोई भी सामान ईरान या अफगानिस्तान जाना चाहता है तो वो विदाउट गोइंग टू द पाकिस्तान वी कैन गो, राइट? सो ये अलाइ करता है विद द बॉर्डर आईएनएसटीसी यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये इनिशिएटिव है अल्टरनेटिव टू सुएज कैनाल, ठीक है? अब देखिए मैं थोड़ा-सा आपको समझाऊँ किस तरीके से। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई मान के चलो मुंबई से कोई भी ट्रांसपोर्ट होना है, राइट? सो अब वो किस तरीके से कनेक्ट होगा विदाउट कनेक्टिंग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? सो आप देख रहे हैं ये हम यहाँ पे चाबार पोर्ट से कनेक्ट हो रहे हैं, इधर ईरान मिलेगा हमें, फिर इधर रशिया भी मिलेगा हमें और ये हम यूरोप पूरा घूम लेंगे, ठीक है? और इधर हमें इधर सुएज़ कैनाल मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो रहा है विदाउट कनेक्टिंग ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हमें देखना था। चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। यहाँ पे थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन्स है इन द इंडियन ओशियन रीजन्स में। जैसे इंडिया प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, चाइनीज़ प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। जैसे ये आपका क्यू कैप्को पोर्ट जो पड़ता है, यहाँ पे चाइनीज़ प्रेजेंस है, राइट? इस तरीके से आपको और मिलता है ग्वावाडार पोर्ट्स। अब देखिए हम पाकिस्तान को कनेक्ट ही नहीं करना चाह रहे ना भाई यार इसमें, तो चाबार पोर्ट्स में आप देख रहे हैं जो कि ईरान साइड में आपको मिल रहा है, ठीक है? डंगम पोर्ट्स यहाँ ओमान में मिलेगा आपको। अब क्या होता था पहले हमें जाना होता है तो हम पाकिस्तान, ईरान इस तरीके से जा रहे थे, बट वो भी यू कैन से दैट बाय लैंड। बट अब हम ओशियन के थ्रू जाएँगे और हम यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर रहे थे जो हम देख रहे थे अभी ये वाला, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपको देख लेना है। तो इस तरीके से हम चाबर पोर्ट्स है, यहाँ पे फिर कैस्पियन सी मिलेगा, उसके बाद वोल्गा घाट्स मिलेगा, मॉस्को इधर, ना सेंट पीटर्सबर्ग है, ठीक है? तो ये थोड़ा-थोड़ा आपको देख लेना है। चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। फिर हमारे पास अबाउट INSTC की बात करेंगे तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इसकी जेनेसिस क्या है? तो ये लगभग 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशंस नेटवर्क है, जिसको स्टेबलाइज़ करा गया था 2000 में थ्रू किसके एग्रीमेंट जो कि साइन हुआ था इंडिया, ईरान एंड रशिया के द्वारा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा याद रखना इसमें अफ़गानिस्तान नहीं है। इसका मेन एम है कि ये कनेक्ट करता है इंडिया विद रशिया, यूरोप थ्रू द ईरान एंड सेंट्रल एशिया, राइट? अच्छा, की रूट्स की बात करेंगे तो ये जो कॉरिडोर्स है रन्स होता है फ्रॉम द मुंबई जो कि इंडिया एंड मॉस्को यानी रशिया एंड चाबाहार ईरान्स एंड बंदर अब्बास यानी कि ईरान एंड बंदर एंजली ईरान्स बिफोर एंटरिंग द सेंट्रल एशिया एंड रशिया। देखिए, मैं आपको बता दूँ आईएनएसटीसी का जो थोड़ा-सा प्रारूप है, वो चाबार पोर्ट्स से भी लिंक होता है बट यहाँ पे जैसे इंडिया, ईरान है, वहाँ रशिया तो है ही, बट अफ़गानिस्तान और इंक्लूड होता है, राइट? तो रशिया जो है चाबार पोर्ट्स में इंक्लूड हो ही रहा है। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ी-सी देखनी है कि जो मुंबई ये जो मॉस्को है, वो रशिया में, चाबार ईरान्स में, ये थोड़े-से आपको पोर्ट्स देख लेने हैं, ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं क्वेश्चन्स कैसे बनाते हैं, उसको टैकल करते हैं, ठीक है? सो देखते हैं हम या क्वेश्चन है हमारे पास 2017 का। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेवलपिंग चावर पोर्ट्स बाय इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया ट्रेड्स विद द अफ्रीकन कंट्री विल इनॉर्मसली इंक्रीज। भाई अगर हम चावर पोर्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसको डेवलप करना चाह रहे हैं, तो क्या इससे इंडिया का ट्रेड अफ्रीका के साथ बहुत तेजी से बढ़ेगा? ऐसा तो नहीं देखा हमने। इंडिया रिलेशंस विद द ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्री विल बी स्ट्रेंथन। ये भी नहीं देखा हमने। इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान, यही बात कर रहे थे ना हम। फॉर द एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। भाई अगर हमें अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया में जाना है, तो हम पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। इसलिए हम चाबार पोर्ट के डेवलपिंग में हेल्प कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? पाकिस्तान विल फैसिलिटेट एंड प्रोटेक्ट द इंस्टॉलेशंस ऑफ द गैस पाइपलाइन बिटवीन द ईरान एंड इंडिया। तो ऐसा नहीं है। श्योर शॉट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर कट है? चलिए, तो इस तरीके से देखना होता है हमें। आगे बात करते हैं इंडिया एंड ग्लोबल साउथ की। तो ये क्यू न्यूज़ में इंडिया ने होस्ट करा है थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है ना, वर्चुअल फॉर्मेट में, ठीक है? तो ऐसे नहीं है कि मिले हैं, वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ है। इंडिया ने होस्ट करा फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जनवरी 2023 में एंड सेकंड जिसका एडिशन था वो नवंबर 2023 में हुआ। विद बोथ द वर्चुअल फॉर्मेट में थे, ठीक है? आगे बात करते हैं जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट थी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन फिलॉसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है? तो ये हमने सुना होगा, ये हमारा स्लोगन है। ऑन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर टू द इंटरनेशनल एरेना। सो ये चीजें हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वसुधैव
कुटुम्बकम जो है उस वो हमारा स्लोगन्स है, उसमें वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो इसी से तो जी20 में इस वाले स्लोगन से चाइना इंक्लूड नहीं हुआ था, है ना? जब इंडिया में जी20 समिट हुई थी। क्योंकि उसको ये कहना था कि भई ये स्लोगन जो है वो संस्कृत में है, बट जो एक्चुअली में जो भाषाएँ हैं 5 जो बोली जाती है मेन, सो उनमें कोई स्लोगन होना चाहिए, तो बट ऐसा नहीं था, तो बट शामिल नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से उसे सेलिब्रेट करा गया। आगे बात करते हैं इसके हाइलाइट्स की, थर्ड बुक्स की। सो पार्टिसिपेट हुए इसमें लगभग 123 कंट्री, जिसमें चाइना, पाकिस्तान थे, वो नॉट इनवाइटेड थे। क्लियर कट है? और यहाँ पे ये वाला सेंटेंस आ जाए, चाइना आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन-सा? वसुंधैव कुटुंबकम, ठीक। उसके बाद थीम की बात करेंगे तो एक ये एम्पावर देता है ग्लोबल साउथ फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर्स। इंडिया है जो है वो प्रपोज़ करता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट यानी जीडीसी 2 और एड्रेस करता है राइजिंग डेब्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री फॉर द ग्लोबल साउथ। अच्छा, कंपैरिज़न्स 4 एलिमेंट की बात करेंगे तो जैसे ट्रेड फॉर डेवलपमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंसेशनल फाइनेंस है, ठीक है? नो डेब्ट बर्डन की बात करेंगे तो ये इंश्योर करेगा डेवलपमेंट एंड infrastructure financing do not impose a debt burden on the developing country. India will also launch a special fund for the $2.5 million to boost trade promotions activity. अब देख रहे हैं आप किस तरीके से इंडिया जो है स्पेशल फंड की व्यवस्था कर रहा है ट्रेड प्रमोशंस एक्टिविटीज के लिए एंड $1 बिलियन फंड फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग इन द ट्रेड पॉलिसी एंड ट्रेड नेगोशिएशंस। ठीक है, किसमें बॉक्स में ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फिर हमारे पास क्या है आगे। सो यहाँ पे थोड़ा-सा आप देख लेंगे कि जो ब्रांडेड लाइन्स है, उनमें कौन-कौन सी कंट्री आते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अच्छा, पुअर साउथ में देखेंगे थोड़ा-सा कलर इस तरीके से आ जाता है, नीचे की कंट्री पुअर साउथ में, रिच नॉर्थ में आपको ये सारे मिल जाएँगे, ठीक। आगे बात करते हैं फिर व्हाट इज़ अ ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ है क्या? ये रेफर करता है टेक्निकली एंड सोशली जो भी लेस डेवलप्ड कंट्री हैं, जो लोकेट होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। अभी यही बात कर रहे थे ना हम, प्राइमरीली इन अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, राइट? सो ये हमारे आप कह सकते हो लेस डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे साउथ का है, अफ्रीका है एंड ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? इसमें इंडिया भी शामिल है, ये सारे आ जाएँगे। मतलब कुल मिला के ये विंडेड लाइन है, वो एक ऐसी लाइन है जो डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री के बीच खींची जा सकती है। आप ऐसे कह सकते हो, ये डेवलप्ड आपके नेशंस हो गए, ठीक है? हाँ, और ये वाले आपके आईएनजी यानी कि डेवलपिंग कंट्री, ठीक? तो इस तरीके से आपको देखना है। चलिए आगे बात करते हैं, इंडिया की इनिशिएटिव है। हाँ, ये हमने देखा था अभी ब्रांडेड रिपोर्ट्स, ये प्रपोज़ ए डिवीजन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ कंट्री बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स सच एज़ टेक्निकल एडवांसमेंट एंड जीडीपी। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि ब्रांडेड रिपोर्ट्स या ब्रांडेड लाइन्स आपको याद रखनी है, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में खींची जाती है, राइट? इंडिया की इनिशिएटिव है शोकेसिंग एडवोकेसी फॉर द ग्लोबल साउथ, जैसे सोशल इम्पैक्ट फंड्स, ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फॉर्म है, इंडेक्सेस ऑफ अफ्रीका यूनियन इनटू जी20 है, विजन्स ऑफ आरोग्य मैत्री है। तो ये जो है इंडिया की इनिशिएटिव है, ठीक है? ग्लोबल साउथ को यू कैन से दैट एडवोकेसी करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास क्या है? इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव यानी कि आईपीओआई। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, हम चलते जा रहे हैं, स्पीड देते जा रहे हैं और फिनिश की तरफ चल रहे हैं हम, क्योंकि जो हमें लग रहा है कि इसको हमें फिनिश करना है या देखना है कि भई यहाँ पे हमारे लिए अपकमिंग जो है एग्ज़ाम है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो उसे हम टैकल ज़रूर करें, ठीक? इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव की बात करेंगे, तो उसके लगभग 5 साल हो गए, इसलिए न्यूज़ में है। अब ये है क्या? ये नॉन ट्रीटी बेस्ड वॉलंटरी अरेंजमेंट है। ये प्रमोट करता है कोऑपरेशंस किसका? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर का, ठीक है? जेनेसिस की बात करेंगे तो इसको लॉन्च करा गया इंडिया के द्वारा 2019 में ईस्ट एशिया समिट यानी कि ईएस कहाँ पे? बैंकॉक, थाईलैंड्स में। फिलॉसफी की अगर बात करेंगे तो ये बिल्ड अपॉन इंडियाज़ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स यानी कि सागर इनिशिएटिव इन 2015, ठीक है? सागर का मेन काम क्या है? ये विज़न है जिसमें इंक्लूसिव है डेवलपमेंट, जॉइनिंग, इकोनॉमिक असिस्टेंट एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म व्हाइल रेस्पेक्टिव इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ एंड नॉर्म्स। तो ये थोड़ा-सा आपको देखना है कि सागर का मेन काम क्या है, जो कि 2015 में इसको लॉन्च करा गया, ठीक है? आगे बात करते हैं 7 पिलर्स हैं। कुल मिला के अगर हम एक सिंपली भाषा में कहना चाहें कि ये एक्चुअली में सागर है क्या? तो ये सागर जो इसका मेन काम है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री कानून होते हैं या जो मानदंड होते हैं, उनका सम्मान करना है ना? और आर्थिक सहायता और समुद्री सुरक्षा जो भी चिंताओं को एक साझा मंच पर लाते हुए समावेशी विकास की बात करता है ये, ठीक है? अब बात करते हैं 7 पिलर्स क्या हैं? अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के और उनकी जो भी एंड रेस्पेक्टिव लीड्स कंट्री, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम्स एंड इंडिया, ठीक है? इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं ना हम, राइट? इंडो पैसिफिक, राइट? सो इसी तरीके से मैरीटाइम इकोलॉजी की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड्स। अब देखिए इंडो पैसिफिक में चलना है, ये ध्यान रखना है आपको। मैरीटाइम रिसोर्स की बात करेंगे तो फ्रांस एंड इंडोनेशिया, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग की बात करेंगे तो जर्मनी है, डिसास्टर रिस्क एंड रिडक्शंस एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इंडिया एंड बांग्लादेश है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कोऑपरेशंस की बात करेंगे तो इटली एंड सिंगापुर है, ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ये 7 पिलर्स हैं इंडो पैसिफिक के, तो ये थोड़े से आपको एक बारी देख लेने हैं, है ना? सरसरी निगाह से कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कौन-कौन से इंडो पैसिफिक में कंट्री बात करते हैं, मैरीटाइम इकोलॉजी की कौन-सी कंट्री बात करते हैं, मैरीटाइम रिसोर्स की कौन बात करते हैं, ठीक है?
चलिए, आगे बात करते हैं फिर हमारे पास इंडिया एफ्टा ट्रेड्स एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स। सो उसके बारे में देखते हैं ये है क्या? अगर हम एक सिंपली भाषा में कहें तो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कि एफ्टा, इसने साइन करा है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी टेपा पे, ठीक है? अच्छा, अब ये है क्या थोड़ा-सा देखते हैं। तो एफ्टा की बात करेंगे, इसको स्टेबलाइज़ करा गया 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा, ठीक है? 7 फाउंडिंग मेंबर हैं इसमें, जैसे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम्स। मेंबर की बात करेंगे तो इसमें स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है एंड लिechtenstein है, ठीक है? अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन है, वो पार्ट नहीं है। इसमें एफ्टा में, ठीक है? इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि ये प्रमोट करता है फ्री ट्रेड्स एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस, ठीक है? जो भी इसके मेंबर होते हैं और इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में। क्लियर कट है? तो ये आपको ज़रूर देखना है। आगे बात करते हैं अदर की फैक्ट्स की। तो जैसे नॉट ए कस्टम्स यूनियन, तो उसके बाद रिलेशन विद द यूएई एंड यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ये सारा आपको देखना है। इंडिया एफ्टा ट्रेड रिलेशन को हम थोड़ा-सा देख के चलेंगे। तो ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमंग ईएफटा। स्विट्जरलैंड इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉलोड बाय द नॉर्वे, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमें देखना है। इंडिया हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट विद द स्विट्जरलैंड ड्यू टू गोल्ड इंपोर्ट्स। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट में रहता है स्विट्जरलैंड के साथ, क्योंकि वो गोल्ड इंपोर्ट ज़्यादा करता है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। हाइलाइट्स क्या हैं टेपा की? तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ साइन टू एफडीए एंड मेंबर ऑफ एफ्टा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसका मेन एम क्या है इसमें टेपा में शामिल होने का? इसमें इंक्रीज़ होगा एफडीआई लगभग $100 बिलियन एंड फैसिलिटेट होगा जनरेशन ऑफ बिलियन जॉब्स इन इंडिया, इसलिए जॉइन किया है। लीगल कमिटमेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो है इन द हिस्ट्री एफटीए लीगल कमिटमेंट करा है कि ये मेड करेगा अबाउट ए प्रमोटिंग टारगेटेड ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब। म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट एमआरए की बात करेंगे तो टेपा जो है वो प्रोवाइड करता है एमआरए यानी कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट इन अ प्रोफेशनल सर्विस लाइक नर्सिंग्स एंड आर्किटेक्ट्स, ठीक है? टैरिफ रिडक्शंस की भी बात हुई है यहाँ पे, तो एलिमिनेट होगा लगभग टैरिफ रिडक्शंस लगभग कितना 12.2% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन्स कवरिंग 9.6% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, ठीक है? तो ये थोड़ा-थोड़ा आपको देखना है कि टेपा में इंडिया क्यों शामिल हुआ, क्या कारण है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं मार्केट एक्सेस की। तो एफ्टा जो है वो मार्केट एक्सेस है, ऑफर कवर करेगा लगभग 100% ऑफ नॉन एग्री प्रोडक्ट, ठीक है? जो भी एग्री प्रोडक्ट नहीं है उन पे, एंड टैरिफ कंसेशंस ऑन द प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे यानी कि पैप पे, राइट? आगे बात करते हैं फिर हमारे लिए क्या है? अब देखिए यहाँ जो था वो थोड़ा-सा हम जल्दी पढ़ के निकल लिए, क्योंकि हमें बस इसमें ये देखना था कि एफ्टा है क्या, प्रमोट क्या करेगा, क्या काम है इसका। फिर हमारे पास तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, तो इसके बारे में बात करते हैं हम। या सो ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली अफ़गानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान ने ऑफिशियली जॉइंटली इनॉग्रेशन किया। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया यानी कि तापी। अब देख रहे हैं आप 4 कंट्री आ रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है? गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ऑन द तुर्कमेनिस्तान साइड से एंड अफ़गानिस्तान सेड बिगिन वर्क ऑन तापी पाइपलाइन्स, ठीक है? ये 4 कंट्री आपको याद रखने हैं। आगे बात करेंगे तापी प्रोजेक्ट की, तो तापी पाइपलाइन जो है वो इमर्ज हुआ 1990 में। इसको डिज़ाइन करा गया ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस के लिए और ठीक है, फ्रॉम द गैलनिस गैस फील्ड्स इन साउथ ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान से, ठीक है। आगे बात करते हैं जो गैलनिस गैस फील्ड है, प्रीवियसली जिसे हम एलोन्टिन्स गैस फील्ड बोलते थे, इसको डिस्कवर करा गया था 2006 में और ये लोकेट होता है 75 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द मैरी तुर्कमेनिस्तान में। अच्छा, आगे बात करते हैं, ये आपको मिलेगा गैलनिस, ठीक है, गैस फील्ड्स, ठीक। आगे बात कर देंगे, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड 5 लार्जेस्ट गैस फील्ड है। इसका जो स्पेन अगर हम बात करेंगे तो 1800 किलोमीटर फ्रॉम द तुर्कमेनिस्तान टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक। अच्छा, ये थोड़ा-सा रूट है, आपको रूट देख लेना है, किस तरीके से इसमें जो है रूट होगा तापी का, ठीक है? तो जैसे इसमें इंडिया आपको मिलेगा यहाँ पे, इधर पाकिस्तान, ठीक? फिर इधर अफ़गानिस्तान और इधर तुर्कमेनिस्तान, ठीक है? तो इसमें जो कुछ-कुछ और इम्पोर्टेंट एरिया पड़ेंगे, जैसे आपको गाज़ी खान से यहाँ पे एनक्योटा है, ठीक है? खांडार है, निरमुज है, तापी पाइपलाइन से है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको देख लेना है। ये इनकी कैपिटल्स हैं, डज़न्ट मैटर, बट आपको ये थोड़ी-सी लाइन देख लेनी है, ठीक है? हैरत है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे गैलगिंस गैस फील्ड से कनेक्ट होगा। आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास है अदर रिसेंट डेवलपमेंट्स में, जैसे पाथ टू पीस समिट। ये रिसेंटली भी हुआ, क्या समिट ऑन पीस ऑन यूक्रेन, ये हेल्ड हुई थी कहाँ पे? स्विट्जरलैंड्स में। तो पीस समिट की बात करें, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है, ये डेवलप करता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पाथ टुवर्ड ए जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन, ठीक। इंडिया की रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अटेंड दिस समिट, ठीक है? उन्होंने इसको अटेंड किया। इंडिया एब्सटेन है, मतलब इंडिया दूर है फ्रॉम द साइनिंग द जॉइंट कम्युनिकेशन रिलीज एट द समिट्स। एडवोकेटिंग करता है फॉर द प्रैक्टिकल एंगेजमेंट थ्रू द डायलॉग बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज। While India has not explicitly condemned the Russia invasions, it called for the international probe into the Bucha massacres and expressed concern over nuclear threats issued by the Russia. इससे दूर ही रहना चाहता है यूक्रेन और रसिया के वॉर से। तो अभी एक्चुअली में जो भी रूसी आक्रमण जो हुआ था उसकी तो निंदा नहीं की कि भई ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एंड देन बट अगर हम बात करें बूचा नरसंहार की, ठीक है? तो इसकी जाँच की तो माँग करी थी, है ना? कि भई इसकी जो प्रोब होना चाहिए थोड़ा-सा इसका। और अगर हम बात करें कि रूस द्वारा जो भी परमाणु धमकियाँ दी गई, उसपे थोड़ी-सी उसने
चिंता व्यक्त कर दी कि भाई ठीक है, ऐसा हो सकता है ये वो। तो इंडिया इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है रशिया एंड यूक्रेन की वॉर में। आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास मर्कुशर, ये क्या है? तो बोल्विया बिकम ए फुल मेंबर ऑफ मर्कुशर, ठीक है? अब बात करते हैं ये क्या है? इसका नेम जो है सदर्न कॉमन मार्केट मर्कुशर्स फ्रॉम इट्स स्पेनिश इनिशियली है इन लैटिन अमेरिका में। इसकी जो जेनेसिस हुई 1991 में। मेंबर इसमें कौन-कौन से हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे 1991 एंड सब्सिक्वेंटली इसको जॉइन करा किसने? वेनेजुला एंड बोल्विया ने। इंडिया इसका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है विद द मर्क्यूरीज। वेनेजुला जो है इसका सस्पेंडेड ईयर या वेनेजुला जो है वो सस्पेंड रहा है कब से? 2016 से, ठीक है? इसका मेन काम क्या है? ये फैसिलिटेट करता है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स का, सर्विस का एंड कैपिटल का एंड पीपल अमंग द 4 मेंबर कंट्री। कौन-कौन से? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे एंड उरुग्वे, राइट? अच्छा, आगे हमारे पास कोलंबो प्रोसेस, तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है। इंडिया ने चेयर करा है इसकी फर्स्ट मीटिंग एज़ अ चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस, ये है क्या? तो उसकी जेनेसिस हुई 2003 में कोलंबो, श्रीलंका में। शी मेंबर की बात करेंगे तो उसमें 12 मेंबर स्टेट ऑफ एशिया हैं, सच जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसका मेन एम क्या है कोलंबो प्रोसेस का? तो ये रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है। ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर द कंसल्टेशंस ऑन द किस पे? मैनेजमेंट ऑफ ओवरसी एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर पे। थीमेटिक प्रायोरिटी एरिया की बात करेंगे तो स्किल एंड के वो क्वालिफिकेशंस रिकॉग्निशन प्रोसेस, ठीक? सपोर्ट की बात करेंगे तो यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर माइग्रेशंस प्रोवाइड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू द कोलंबस प्रोसेस। ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सपोर्ट जो है उसको यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, फिर हमारे पास है कोलंबस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव्स यानी कि सीएससी। तो सीएससी ऑफिशियली अभी इंक्लूड हुआ है बांग्लादेश, इसका 5th मेंबर, राइट? 4 मेंबर तो हमने देखे थे। इसकी जेनेसिस हुई 2011 में। ये ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है? और अगर हम बात करें लेटर जॉइन बाय द मॉरिशस एंड बांग्लादेश। क्लियर कट है? तो इसमें आप कितने मेंबर हो गए? 5। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश। ये रीब्रांडेड है एज़ द सीएससी 2020 का और सेचल जो है वो एक ऑब्जर्वर मेंबर है इसका, ठीक? चलिए आगे चलते हैं, फिर हमारे पास है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीएफआई 2024। तो इंडिया की रैंक जो है वो 159 है 180 कंट्रियों में और ये एनुअली आता है, ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। अगर इसकी बात करेंगे तो उसको रिलीज़ किया जाता है पेरिस बेस्ड रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर यानी कि आरपीएफ के द्वारा। ये वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनजीओ है इन डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ द फ्रीडम इन्फॉर्मेशन और ये पब्लिश करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को, ठीक है? तो थोड़ा-सा आपको ये भी याद रखना है। थीम क्या है? याद रहे ना रहे, तो डे अब तो यूपीएससी ने पूछना स्टार्ट कर दिया है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है 3 मई को मनाया जाता है, यू कैन सी दैट। थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरनमेंट क्राइसिस। अगर इसकी बात करेंगे डब्ल्यूपीएफआई की 2024 की, तो टॉप 3 रैंक में नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, राइट? तो इस तरीके से हमें देख के चलना है, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ रुकना है, नहीं है तो हमें थोड़ी स्पीड देके इसे क्लियर कर लेना है। चलिए, आगे हमारे पास जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ्स सीडीएस है, ये थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। बस अब ज़्यादा नहीं है, ये फिनिश की तरफ ही है। सो सीडीएस की बात करेंगे, रिसेंटली अभी हुआ क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस एंड डिप्टी सीडीएस इज़ बीइंग कंसीडर्ड बाय द आर्म्ड फोर्स। तो अभी सीडीएस एंड डिप्टी सीडीएस के यू कैन सी दैट वाइस चीफ ऑफ यू कैन सी दैट इनका अभी अपॉइंटमेंट होना है, तो इसलिए थोड़ा-सा ये न्यूज़ में रहा है। सीडीएस की बात करेंगे, ये पोस्ट है जिसको क्रिएट करा गया ना 2019 में, रैंक ऑफ 4 स्टार जनरल इक्विवेलेंट टू सर्विस चीफ, ठीक है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ्स की बात कर रहे हैं सीडीएस। सो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एनजीओम इन 2001 हैड रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ द पोस्ट बेस्ड ऑन श्री के सुब्रमण्य कमिटी रिपोर्ट्स के आधार पर। तो इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। आगे बात करते हैं रूल्स एंड पावर ऑफ सीडीएस के क्या हैं। तो सीडीएस का हेड जो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर एंड ये क्रिएट करता है विद इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन फंक्शन एज इट्स सेक्रेटरी। सीडीएस की अगर हम बात करें तो ये परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ्स एंड स्टाफ कमिटी, मेंबर ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इसको चेयर किया जाता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस प्लानिंग कमेटी, जिसको चेयर करती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब इतना सारा कौन याद करने बैठा है, मेन मेन चीजें देख लेनी है हमें थोड़ी सी, ठीक है ना? कि अभी हम बात कर रहे हैं 22 चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ्स की एंड डिप्टी सीडीएस की, ठीक है? तो ये कंसीडरेबल है, तो वो थोड़ा सा हमारी न्यूज़ में। आगे इंटीग्रेटिंग थिएटर कमांड्स की बात करेंगे आईटीसी की, तो थिएटराइजेशंस इसमें इन्वॉल्व होता है क्रिएटिंग यूनिफाइड ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्बैट ऑपरेशन एज वेल एज द इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया। करंटली देयर आर 19 एग्जिस्टिंग कमांड्स हैं, तो 17 हैं वो सिंगल सर्विस ओरिएंटेड कमांड है, जिसमें 7 आर्मी, 7 एयरफोर्स एंड 3 नेवी है, राइट? अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे अंडमान निकोबार कमांड एंड स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड्स की, तो इन चार्ज ऑफ द कंट्री न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स फंक्शन आर ट्राई सर्विस कमांड्स। रिलेटेड न्यूज़ में भी थोड़ा-सा देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल एंड डिसिपल एक्ट 2023। तो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिपल 2023 इज़ नोटिफाइड।
ये एक्ट जो है वो एम्पावर करता है कमांडर इन चीफ यानी सीआईएस को एंड ऑफिसर इन कमांड्स ओआईएस को ऑफ इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस विद ऑल डिसिप्लिनरी जो भी होंगी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होंगी ओवर द सर्विंग एंड अटैच टू पर्सनल। आईएसओ की बात करेंगे हम, यानी कि इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडी जो है प्रूफ ऑफ इंक्लूडिंग जॉइंट सर्विस कमांड्स, जिसमें पर्सन एंड सब्जेक्ट ऑफ एयर फोर्स एक्ट 1950, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, कुल मिला के ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, श्योर शॉट है, ये पीसीएस लेवल में क्वेश्चन जाते हैं ज़्यादातर। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट यानी कि एनएससीएससी की बात करेंगे, तो ये क्या है? रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएफए टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, इसलिए न्यूज़ में है, राइट? अच्छा, अब थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं अबाउट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट यानी कि एनएससीएस की बात करेंगे तो कोर कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके एंड गवर्नेंस अमेंडमेंट क्या है? सो वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। स्टेबलाइजमेंट एंड पर्पस की बात करेंगे तो इसको क्रिएट करा गया था 1990 में, ठीक है? सेक्रेटेरिएट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रूप में, और ये अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैटर्स को लेके, और ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस एंड लॉन्ग टर्म विजन्स फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, राइट? कौन? एनएससीएस। लीडरशिप की बात करेंगे तो उसको हेड किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएसए के द्वारा। एनएसए होल्ड रैंक ऑफ कैबिनेट, जिसमें एनएसए में कैबिनेट मिनिस्टर टाइप के होते हैं, कैन जनरेट कैबिनेट नोट्स एंड एक्सेस रिलेवेंट पेपर्स। 2019 में क्या हुआ? बिजनेस रूल्स अमेंडमेंट, एनएफए एंड एनएफसीएफ ब्रॉट अंडर द स्पेसिफिक गवर्नमेंट रूल्स। ये एक्सपेंड करती है पावर जनरेट एंड एक्सेस कैबिनेट डॉक्यूमेंट्स को, और ये इनेबल करती है पार्टनरशिप इन इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन, राइट? थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है। आगे बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया 1999 केसी पंत के द्वारा, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपको देखना है। उसके बाद अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जिसको हेड किया जाता है पीएम के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, जिसमें और कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिफेंस, होम, एक्सटर्नल अफेयर, राइट? उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एनएससी की बात करेंगे तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप यानी कि एसपीजी, इसको हेड किया जाएगा एनएफए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। ये इंश्योर करेगी इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन फॉर द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड्स यानी कि एनएसएवी, इसको हेड किया जाएगा एनएसए के द्वारा। ये प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म एनालिसिस एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन किसको? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, राइट? ये थोड़ा-सा आपको देख के चलना है। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। कारगिल वार क्या, ये क्या है? तो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 25 ईयर कारगिल वॉर विक्ट्री के, ठीक है? सो और ये मार्किंग द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय 1999 में, 25 साल हो गए भई। ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको लॉन्च किया था बाय बाय द इंडियन आर्मी, ठीक है? इसमें इसमें क्या करता है? इविक्ट कर दिया था पाकिस्तानी सोल्जर्स को एंड मिलिटेंट को हू इन्फिल्ट्रेट टू कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कुल मिला के जम्मू एंड कश्मीर में ये कारगिल एक प्लेस पड़ता है, यहाँ से पाकिस्तानी जो सोल्जर थे उनको इविक्ट करा गया था। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है? तो इसलिए इसको मनाया जाता है। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये बस आपको ये देखना है कि कारगिल दिवस जो है वो कौन-सी डेट में मनाया जाता है, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। तो ये 26 जुलाई को, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं की ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशंस सफेद सागर, इसको कंडक्ट किया गया था इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। क्या काम करने के लिए? तो पाकिस्तानी जो ट्रूप्स थे उनको टारगेट करने के लिए ऑन हाई एल्टीट्यूड पोज़ीशंस पे। इसी तरीके से एक और चलाया गया ऑपरेशन तलवार, इसको लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। अब देखिए ये थोड़ा-सा आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि ऑपरेशन सफेद सागर ये इंडियन एयर फोर्स है, ऑपरेशन तलवार ये इंडियन नेवी है, ठीक है? 2 ब्लॉक्स पाकिस्तान नेवी इन अरेबियन सी, कि अरेबियन सी में पाकिस्तानी नेवी को ब्लॉक करा जाएगा। की लोकेशन की बात करेंगे तो टोलिंग है, टाइगर हिल्स है, बटलिक्स है, द्रास है, ये तो याद रहे तो ठीक है, बट आपको कारगिल दिवस ज़रूर याद रखना है 26 जुलाई, राइट? आफ्टरमेथ ऑफ द कारगिल वॉर के बाद क्या हुआ था? तो कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई, यानी केआरसी, इसको स्टेबलाइज़ करा गया 1900 जुलाई 1999 में। इसको चेयर कर रहे थे के सुब्रमण्यन। इन्होंने रिव्यू किया था बार एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन इंडियन डिफेंस आर्किटेक्चर्स, ठीक है? आगे बात करते हैं वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, तो इसको थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। क्या है, क्या नहीं है। सो रशिया वीटोड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका ड्राफ्ट जो है रेज़ोल्यूशन ऑन वेपन फ्री आउटर स्पेस, इसको जॉइंटली किया है, प्रपोज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यूएनएससी, राइट। सो ये यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बता दूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, यू कैन से दैट यूएनएससीसी, ठीक है, एनएससी। सो इसके हथियार मुक्त भारत में एक मसौदा है, इसको प्रस्ताव जो है उसको वीटो कर दिया। इसको यू कैन से दैट अमेरिका और जापान ने भी इसको प्रस्तावित करा, तो इसलिए थोड़ा-सा ये न्यूज़ में आ गया। यूएनएससी रेज़ोल्यूशन की बात करेंगे तो ये वीटो रेज़ोल्यूशंस, इसका एम है ये एनफोर्स करेगा 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी को, और ये वेन करेगा डब्ल्यूएमडी, ठीक है, इन ऑर्बिट्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज़ को। रशिया वीटो जो है वो आर्ग्यू कर रहा है फोकस ओनली डब्ल्यूएमडी एंड न्यूक्लियर आर्म्स पे, ठीक है, और ये इग्नोर करेगा जो भी पोटेंशियल स्पेस वेपन्स होते हैं उनको। अगर हम बात करें वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस की, जिसको भी हम पढ़ रहे थे, दो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस में, तो इसका काम क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ द वेपन इन स्पेस इनेबलिंग कॉन्फ्लिक्ट बाय द टारगेटिंग ऑब्जेक्ट इन द ऑर्बिट ऑन अर्थ, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि ये डिप्लॉयमेंट्स ऑफ द वेपन, मतलब किस तरीके से हम वेपन्स को स्पेस में डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, और हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम स्पेस को एज अ ग्राउंड के रूप में यूज करेंगे, सी एंड एयर बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशंस विदाउट डिप्लॉइंग वेपन्स, ठीक है।
अच्छा, अब क्या है इम्पोर्टेंट ग्लोबल इनिशिएटिव ली गई हैं स्पेस में शांति बनाए रखने के लिए। तो वो थोड़ा-सा हमारा देखना है, ये हमारे लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं 1959 यानी कि इसमें ली गई कोप्स, तो कमिटी ऑन द पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस कि यानी कि हम देखो हम वेपनाइज़ेशन स्पेस की बात कर रहे हैं, तो भैया वहाँ सब लोग यूज़ करो पर कुल मिला के ये है कि बहुत शांतिपूर्वक होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी, तो ये प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर वेपन एंड डब्ल्यूएमडी आउटर स्पेस स्टेटस, ठीक है? उसके बाद 1968 में रेस्क्यू एग्रीमेंट है, 1972 में स्पेस लायबिलिटी है, 1975 की बात करेंगे तो लॉन्च रजिस्ट्रेशंस है, 1999 में मून एग्रीमेंट है, ठीक है? तो अब जैसे रेटिफाई कौन-कौन से हो गए हैं वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी इसको रेटिफाई कर दिया गया, स्टेटस जो है स्पेस लायबिलिटी का इसको भी रेटिफाई कर दिया गया। तो ये थोड़े-से आपको देख लेने हैं कि ये स्पेस से रिलेटेड है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं इंडिया का क्या रोल है इसमें। तो इंडिया पार्टिसिपेशन एक्टिव मेंबर है कुप्स का, ठीक है? रेटिफाई करा गया आउटर स्पेस ट्रीटी, रेस्क्यू एग्रीमेंट, लायबिलिटी कन्वेंशंस एंड रजिस्ट्रेशंस कन्वेंशन, ठीक है? मून एग्रीमेंट की बात करेंगे, साइन हुआ है बट ये अभी रेटिफाई नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा-सा आप देख लेंगे। जो ग्रीन में है वो रेटिफाई है और जो आपका पिंक में है ये साइन तो हो गए लेकिन ये रेटिफाई नहीं हुआ है। तो उसमें मून एग्रीमेंट है वो अभी रेटिफाई नहीं हुआ है, राइट? आगे बात करते हैं रेगुलेशंस ऑफ द केमिकल वेपन्स, तो उसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ी स्पीड देके चल रहा हूँ यहाँ पे। सो देखते हैं क्या है केमिकल वेपन के बारे में। सो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्सेस करा है रशिया ऑफ एम्प्लॉइंग द केमिकल एजेंट क्लोरोपिक्रीन्स इन यूक्रेन्स। क्या कि एक कहानी बता दूँ, ये अपने ऊपर आरोप लगाता ही रहता है। इसके ऊपर आरोप लगते ही रहते हैं ऐसे कहो तुम। तो अभी यूनाइटेड स्टेट ने ये इन पे आरोप लगाया कि भई रशिया जो है वो यूक्रेन में क्लोरोपिक्रीन नाम का एक केमिकल को यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए न्यूज़ में अब क्लोरोपिक्रीन है क्या? तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्यूमिगेंट्स केमिकल है। इससे क्या होता है दैट कैन बी यूज्ड इन ए एंटी माइक्रोबियल और fungicides, herbicides, insecticides and nematicides and also as a warfare agents। तो आप देख रहे हैं ये कितना खतरनाक है। जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 की बात करेंगे तो इसमें प्रोवाइड करा गया था यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल वेपन्स इन द फील्ड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब आपके बीच में अगर कोई भी लड़ाई हुई है, तो आप उसमें केमिकल का यूज़ नहीं कर सकते। ये जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 कहता है, बट रसिया ना मानने वाला है, ठीक है? अच्छा, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की बात करेंगे तो इज़ द की इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कंप्लीटली बैन बैन करता है केमिकल वेपन्स को। सीडब्ल्यूएस यही वाली केमिकल अब थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेते हैं, केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में। तो इसको अडॉप्ट करा गया 1992 में और ये फोर्स में आया 1997 में। इसका मेन काम है, ये बताया मैंने अभी, लिमिट करना केमिकल वेपन्स को एंड प्रिवेंट करना यूज़ ऑफ सच वेपन्स इन द फ्यूचर, ठीक है? और ये बैन करता है डेवलपमेंट, प्रोडक्शंस एंड स्टॉकलिंग एंड यूज़ ऑफ केमिकल वेपन और उसके जो भी प्रिक्योर्सर्स होते हैं। सिग्नेटरी की बात करेंगे तो 193 मेंबर हैं, ठीक है? इसमें किसमें? केमिकल वेपन्स कन्वेंशंस में। की प्रोविज़न की बात करेंगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द केमिकल वेपन एंड वेरिफिकेशंस एंड नॉट डाइवर्जन, तो ये सारे इसके की प्रोविज़न्स हैं। अच्छा, अब थोड़ा-सा देख लेते हैं हम नॉन सिग्नेटरी में कौन-कौन है। ओनली 4 कंट्री हैं जो इसके पार्टी नहीं है, इज़राइल, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान। वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। अब ये सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है, बस ये देखना होता है कि कौन इसके पार्ट्स हैं, नहीं है। किसके? CWC के। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो जो भी मेंबर स्टेट हैं वो रिक्वायर करती हैं अडॉप्ट ए नेशनल लॉ एंड रेगुलेशन दैट अलाइन विद द CWC प्रोविजंस एंड प्रोवाइड करती हैं डिस्ट्रक्शंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ द केमिकल वेपन। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी अभी हमने पढ़ा, पार्टी ऑफ द CWC एंड इनेक्ट करता है केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000, ठीक है? आप थोड़ा-सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भाई OPCW के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द प्रोविजंस ऑफ केमिकल वेपन्स। तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हेग, नीदरलैंड्स में। इसकी जेनेसिस हुई 1997 में, ठीक है? इन अकॉर्डेंस विद द CWC यानी केमिकल वेपन के द्वारा, ठीक है? मेंबर की बात करेंगे तो 193 स्टेट हैं इसमें, इंडिया भी इसमें शामिल है और 4 नहीं है, वो आपको ज़रूर लिखने हैं। केमिकल वेपन डिस्ट्रक्शंस, वेरीफाइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द केमिकल वेपन, ये हमने पढ़ाई। नोबेल प्राइज़ इसको 2013 में मिला। OPCW जो है वो अवार्ड है नोबेल प्राइज़ से फॉर इट्स एफर्ट टू एलिमिनेट केमिकल वेपन ग्लोबली एंड पर्टिकुलरली इन सीरिया, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो थोड़ा स्पीड देके चल रहे हैं हम। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लेनरी इन सिंगापुर अडॉप्टेड द म्यूचुअल इवोल्यूशंस रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है? और ये असेसमेंट करेगा इसके मेजर टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंस। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया इसलिए गया है भैया कि ये किसकी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेररिज्म फाइनेंस होती है, उससे ये कॉम्बैट करने का काम करता है, ठीक है? अब हुआ क्या है भैया? तो कुल मिला के है कि इंडिया ने म्यूचुअल इवोल्यूशंस रिपोर्ट्स को अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए थोड़ा-सा ये न्यूज़ में। अब म्यूचुअल इवोल्यूशंस रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो उसका पर्पज़ क्या है? ये असेस करता है जो भी कंट्री है वो मेजर करती हैं, वो कॉम्बैट करें किससे? मनी लॉन्ड्रिंग से, टेररिज्म फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग से एंड प्रोलिफरेशंस ऑफ द वेपन, जो वेपन का प्रसार होता है उससे एंड मास डिस्ट्रक्शन से, ठीक है? तो सीधी-सी बात है, जो भी ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं, उन सब चीज़ों से ये एक सेविंग का काम करता है, बचाव का काम करता है। ये पीयर रिव्यू बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर हैं। इंडिया जो है फर्स्ट अडॉप्ट करा था 2010 में, ठीक है? और इंडिया मेजर्स द कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट की बात करेंगे तो प्रिवेंट करता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002, ठीक है? इसी तरीके से एक और है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूपा 1967। इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिट ऑफ
इंडिया यानी कि FIU एंड IND जिसको स्टेबलाइज़ करा गया 2004 में। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो डज़न्ट मैटर। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी यानी मिलेट पोर्टल्स लॉन्च करा गया 2022 में फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। अब फाइनेंशियल एसिस्टेंस टास्क फोर्स की थोड़ी-सी बॉडी देख लेते हैं हम। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है और इसकी जेनेसिस हुई 1989 में, मेंबर हैं इसमें 40, राइट? अच्छा, इंडिया ने इसको 2010 में जॉइन किया। रशिया जो है वो सस्पेंडेड है 2023 से, ये ध्यान रखना है आपको। इसका मेन एम क्या है, ये हम पहली बात कर चुके हैं। ये प्रोटेक्ट करता है फाइनेंशियल सिस्टम्स को फ्रॉम किससे? मनी लॉन्ड्रिंग्स, टेररिज्म फाइनेंस एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग से। फंक्शन क्या है? प्रमोट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, लॉन्च ए प्रोजेक्ट ऑन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच इंक्लूड ऑन फोकस ऑफ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन्स। हाई रिस्क जुरिडिक्शंस की बात करेंगे तो ब्लैक लिस्ट में कंट्रीज विद सीरियस डिफिशियंसीज, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। सो ये ब्लैक लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट की बात करेंगे तो कंट्रीज अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिफिशियंसी, ठीक है? चलिए, अब देखिए ज़्यादा नहीं बचा हमारे पास या सो अब बात करते हैं, हमारे पास है द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स यानी कि UNODC। अब ये क्या है? तो ये थोड़ा-सा हम पहले ये बॉडी देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। जेनेसिस इसकी 1997 है। मेंबर्स में वर्क विद द ऑल UN मेंबर हैं इसमें और इसका मेन काम है ये कॉम्बैट करता है ड्रग अब्यूज़, इल्सिट ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्राइम, करप्शंस एंड टेररिज्म। नाम से ही पता चल रहा है भई हमें। और ये सपोर्ट करता है इंटरनेशनल कन्वेंशन लाइक UNTOC एंड UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो करप्शन के अगेंस्ट में ये। अच्छा, आगे बात करते हैं हम। अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो वो देख लेते हैं। तो या ये हमारे पास यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, इसी के नाम से निकल के आ रहा है। सो ये रिलीज कर रहा है 2 की रिपोर्ट, जैसे एनुअल रिपोर्ट्स ऑन द वर्ल्ड ड्रग डे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज एंड इल्सिट ट्रैफिकिंग एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। तो 2 रिपोर्ट्स की जारी हुई हैं। ये थोड़ा आपको देखना है UNODC की। और ये हाइलाइट करता है थोड़ा-सा वो देख लेते हैं, जैसे मोस्ट अब्यूज्ड ड्रग में कैनबिस आता है, ठीक है? उसके बाद आपको मिलेगा ओपियम एंड एम्फेटामिन्स एंड ऑक्सिन्स एंड ईक्टीज़। ये थोड़ा-सा याद रहे तो ठीक है, नहीं तो डज़न्ट मैटर। मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स कौन-कौन से हैं? जैसे ट्रिपल फ्रंटल एरिया, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस, जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड पैराग्वे, ये मोस्ट अफेक्टेड एरिया है, ठीक है? ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है। आगे बात करते हैं गोल्डन ट्रायंगल की, तो इसका रीनेम करा गया डेथ ट्रायंगल, जो कि लाओस, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो ये म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, इसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? आगे बात करते हैं अदर रीजन्स गोल्डन कंसेंट में, तो जैसे इसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, ये भी है आपका गोल्डन क्रिसेंट में। तो वो कौन-कौन से हैं देख लेते हैं हम। यहाँ आपको मिलेगा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, ठीक है? तो ये आपको गोल्डन क्रिसेंट है और ये गोल्डन ट्रायंगल्स है, तो ये दोनों में थोड़ा-सा आपको अंतर करके चलना है, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं कैनवास जो लीगलाइजेशंस है, तो ये लीगलाइज़्ड है इन कनाडा। तो देख रहे हैं आप, कनाडा में इसको लीगलाइज़ है, उरुग्वे एंड 27 यूएस जुरिडिक्शंस में, ठीक है? अच्छा, बॉडी हमने देख ली। अब इनिशिएटिव फॉर द ड्रग अब्यूज़ के लिए ग्लोबल क्या है, इंडिया की क्या है, वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। तो कमीशन ऑन द नार्कोटिक ड्रग्स यानी कि CND, इसको स्टेबलाइज़ करा गया UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसोक के द्वारा, ठीक है? और UN कन्वेंशन अगेंस्ट इल्सिट ट्रैफिक्स एंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988, ठीक है? ये सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग 1961 है, ठीक है? ये इसका एम है कॉम्बैट करना ड्रग अब्यूज़ एंड कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ द नार्कोटिक्स, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी आपको देखनी नहीं है। इंडिया की बात करेंगे तो नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया गया, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट यानी कि NDPA एंड ऑपरेशंस ब्रॉडर स्वार्ड्स, ठीक है? तो ये कोलैबोरेशन है यूएस के साथ और ये इसका मेन काम है कि स्टॉप करता है इंटरनेशनल शिपमेंट ऑफ इल्लीगल ड्रग्स, ठीक है? तो आपको इंडिया का थोड़ा-सा देख के चलना है। और रिलेटेड न्यूज़ की बात करते हैं, इंटरनेशनल नार्कोटिक कंट्रोल बोर्ड्स यानी कि INCB की। तो इंडिया जगजीत पढ़िया हैज़ बीन री-इलेक्टेड टू INCB फॉर द थर्ड टर्म्स ऑफ द 2025-29 के लिए। तो ये बोर्ड्स है, उसमें अभी जगजीत पढ़िया जो है वो चुने गए इसलिए न्यूज़ में। तो थोड़ा-सा हम देखते हैं, देखिए यहाँ स्पीड चल रही है कि भई यार ये हमारे लिए बस देख के चलना है कि भई हाँ, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है और नहीं। थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। सो जेनेसिस हुआ INCB का 1998 में, 13 मेंबर हैं जो कि इलेक्टेड किए जाते हैं UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ के द्वारा 5 साल के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिपेंडेंट एंड क्वासी जुडिशियल मॉनिटरिंग बॉडी है फॉर इम्प्लीमेंटिंग सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961, कन्वेंशन ऑन साइक्रो सब्सटेंस 1971, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इल्सिट ट्रैफिक्स इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे बात करते हैं, फिर है हमारे पास कमीशंस ऑन द क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस यानी CCPCJ। तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम पहले ये बॉडी देख लेते हैं। तो ये इसकी जेनेसिस हुआ 1992 में, किसके द्वारा? UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूकोसोक के द्वारा। मेंबर की बात करेंगे तो 40 मेंबर हैं इसमें, ठीक है? जिसको इलेक्ट किया जाता है यूकोसोक के द्वारा, वो भी 3 साल के लिए। फंक्शन की बात करेंगे तो प्रिंसिपल UN पॉलिसी मेकिंग बॉडी है फॉर द क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस के लिए, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं फिर हम ये न्यूज़ में क्यों है? तो 33 सेशन हुए हैं CCPCA के, ठीक है? और इसका मेन काम है, ये स्टेप्स करेगा कॉम्बैट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड
एंड ये लॉन्च करेगा जनरेशन जस्टिस यानी कि जेन जस्ट इनिशिएटिव, जिसमें एंगेज होंगे यूथ इन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस वाले, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म की थोड़ा सा टीओसी की। तो जैसे यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम यानी कि यूएनटीओसी 2000, ठीक है, ये प्लेरिम्यू कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है और ये सप्लीमेंटेड है किसके द्वारा, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2003 के द्वारा। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एंड ड्रग क्राइम्स यानी कि यूएनओडीसी से हम पढ़ रहे थे, ये एक सेक्रेटेरिएट है किसका, यूएन टीओसी के लिए। इसकी इनिशिएटिव क्या है, ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्राइम थ्रेटेड असेसमेंट एंड ग्लोबल फायर प्रोग्राम्स के लिए। रीजनल इंस्टीट्यूट कौन कौन सी लगी, जैसे सावन है एंड सार्क है, ठीक है। तो साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, इसको स्टेबलाइज करा गया 2011 में, इसमें इंडिया भी मेंबर है सावन में। सार्क, अब ये सब कौन सी इनिशिएटिव है भाई, ये ड्रग अगेंस्ट में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हम, आगे हमारे पास अब ज़्यादा नहीं है, या श्योर नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट ऑथोरिटी यानी ग्लोब नेटवर्क। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं ग्लोब नेटवर्क के बारे में। तो इसकी जेनेसिस हुई 2021 में एट यूएन जनरल असेंबली स्पेशल सीजन अगेंस्ट दी करप्शन के थ्रू। मेंबर की बात करेंगे तो 121 मेंबर कंट्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो सर्व करती है सेंट्रल अथॉरिटी फॉर द ग्लोबल नेटवर्क इन इंडिया में, वाइल सीबीआई एंड ईडी ये रिप्रेजेंट करती है इंडिया एज ए मेंबर ऑफ अथॉरिटी, राइट। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका क्या है ग्लोबल नेटवर्क का, तो ये ऑपरेशन लॉ है इन्फोर्समेंट अथॉरिटी विद द एंटी करप्शन, ठीक है। ये मैंडेट करता है कि जॉइंट फोर्स टू काउंटर ट्रांजिशनल करप्शन केसेस को, ठीक है। गवर्नेंस की बात करेंगे तो इसको गवर्न किया जाता है, इट्स ए मेंबर एंड सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स यानी यूएनओडीसी, इट्स ए सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो ये सब वही है एंटी करप्शन या फिर एंटी ड्रग्स उसके रिगार्डिंग चला गए। तो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ अ ग्लोब, ठीक है, नेटवर्क के लिए। तो स्टीयरिंग कमेटी में इंडिया जो है वो इलेक्टेड हुआ है, इसलिए न्यूज में। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि आईएईए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बहुत अच्छे से समझना है। तो इसका जेनेसिस हुआ, ये हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चंस, मैं आपको बता दूं फिर। और इसकी जेनेसिस हुई 1957 में। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस है अंडर किसके, यूएन के। 180 मेंबर है, इंडिया भी इसमें पार्ट है, ठीक है। फंक्शन क्या है, तो ये मॉनिटर करता है कंप्लायंस विद द एनपीटी एंड इंडिपेंडेंटली वेरीफाई गवर्नमेंट एडहेरेंस टू पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कमिटमेंट। तो हम पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, उसको ये बात करता है आईईए। नाम में समझ में आ रहा होगा, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो रिपोर्ट एनुअली आती है इसकी यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है। तो ये रिपोर्ट एनुअली भी आती है और रिपोर्ट करता भी यूएन जनरल असेंबली को एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूज में क्यों है। तो इंसिडेंट एंड ट्रैफिक डेटाबेस यानी कि आईटीडीवी, ठीक है, ये आईईए का है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ही इंसिडेंट्स एंड ट्रैफिक डेटाबेस है। ये रिपोर्टेड करता है 168 इंसिडेंट्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल थेफ्ट बाय दी 31 स्टेट्स इन 2023। तो थेफ्ट करा गया है लगभग 31 स्टेट्स के द्वारा, इसलिए न्यूज में। आइए प्रोग्राम की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये अभी हमने पढ़ा था, इंसिडेंट्स एंड ट्रैफिक डेटाबेस। इसको फ्रॉम 1995 से ये फोकस करता है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग इल्सिट्स न्यूक्लियर ट्रैफिकिंग पे। एटम्स फॉर फूड्स की बात करेंगे तो यूजेस न्यूक्लियर टेक्निक जो कि इंप्रूव करेगी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को। एटम्स फॉर नेट जीरो का काम है, ये प्रमोट करेगा न्यूक्लियर एनर्जी टू, जो हेल्प करेगी नेट जीरो एमिशंस में। इसी तरीके से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेशंस न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल, ठीक है। एक और है जूनोटिक डिजीज एंड इंटीग्रेटेड एक्शंस। तो ये थोड़ा सा हमें देख के चलना है, ज्यादा नहीं है हमारे पास। आगे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो हम पहले ही देख चुके हैं। अदर ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रीटी एंड एग्रीमेंट है वो थोड़े से हमें देखने हैं, जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी है यानी कि ओएसटी 1967। इस तरीके से फिसाइल मटेरियल्स कट ऑफ ट्रीटी यानी कि एफसीटी है। ये सारी न्यूक्लियर ट्रीटी है, ये जरूर याद रखनी है। स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस स्टार्ट्स, अगर ऐसे याद रखोगे तो ही याद रहेगा आपको, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं, फिर क्या है हमारे पास। न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड प्रिवेंशन मीजर्स की बात करेंगे तो जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्ट एंड न्यूक्लियर टेररिज्म, आईसीसैन, ठीक है। इस तरीके से एक और न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस ऑन डिसास्टर मैनेजमेंट की सीडी, ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी जो कि सिक्योरिटी के लिए रिगार्डिंग है। इसी तरीके से आई कैन है इन इंटरनेशनल कंपेन टू एवरेज न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी अब ये साइन नहीं हुआ है किसी पे, ठीक है। और आप कह सकते हो कोई सपोर्टेड रेजोल्यूशंस में पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से। इंडिया स्टेटस की बात करें, पार्टिसिपेंट्स मेंबर, नॉट पार्टिसिपेंट्स और नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये थोड़ा सा हम देख रहे हैं, इस तरीके से हम यहाँ से निकाल लेंगे। जो भी ग्रीन में है वो पार्टिसिपेंट्स मेंबर में है इंडिया, ठीक है। सो जैसे ये है आपका आई आई सेंट्स है, सीडी है। आई कैन में आप देख रहे हैं नॉट पार्टिसिपेंट्स है, तो ये थोड़ा सा हमें देख के चलना है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसकी जेनेसिस हुई 17 मई 1865 में। ये फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राम कन्वेंशन जिसको साइन करा गया पेरिस के द्वारा, बाई स्टेबलाइज करा गया इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। ये फर्स्ट इनकारनेशन है किसका, आईटीओ का। आईटीओ की बात करेंगे, ये यूएन का ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है एंड 7 मई बिकम द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर याद रखना है। अभी 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे।
मेंबर की बात करेंगे आईटीओ के तो लगभग 193 मेंबर है, इंडिया भी इसमें पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट यही देखना होता है। अदर मेंबर की बात करेंगे तो कंपनीज़, यूनिवर्सिटी भी इसमें पार्ट ले सकती हैं। फ्लैगशिप रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट आईटीओ की, जैसे ग्लोबल कनेक्टिविटी रिपोर्ट्स है, ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर है, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं ये क्यों न्यूज़ में है, तो आईटीओ रिलीज़ ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 व्हिच विल असेस कंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी कमिटमेंट। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा रिलीज़ हुआ है, वो हुआ है यू कंसीडर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। तो यही थोड़ा-सा हमें देखना होता है, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, तो इसमें है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स सीएमएफ की बात करेंगे, तो थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। इंडियन नेवी ने सीज़ करा है ड्रग्स इन अरेबियन सी एज़ अ पार्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉम्बैट टास्क फोर्स 150, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया। ऑपरेशन क्रिम्सन बरकूडा, ये जो है वो ड्रग को सीज़ करने के लिए चलाया गया है, ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे, ठीक है? अब थोड़ा-सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं सीएमएफ का, यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का। सो 2001 में इसकी जेनेसिस हुई, मेंबर इसमें 46 कंट्री है, इंडिया ने इसको 2022 में जॉइन किया और पार्टिसिपेट्स होता है एज़ ए प्योरली वॉलंटरी, और ये कन्वर्ट करता है 5 कंबाइंड टास्क फोर्स को। इसका एम है, ये मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है व्हिच एम टू अपहोल्ड द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बाय द काउंटरिंग ill sites known states actor on a high sea and promoting security, stability and prosperity in a international water, right? टाइम फोर्स है, तो ये समुद्र के बारे में तो बात करेगी ना, तो आप एक आम भाषा में कह सकते हो कि या सॉरी या सो सॉरी आप कह सकते हो आम भाषा में कि ये एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी आपके समुद्र में जो अवैध गैर राज्य जो होते हैं, ठीक है? उनसे जल सुरक्षा या उसमें स्थिरता या समृद्धि को बढ़ावा देकर, ठीक है? नियम जो है उनको बनाए रखना, ये सब काम है इसके। सो आगे बात करते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, यानी कि अप्सपा, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। यहाँ से चांस है क्वेश्चंस बनने के, श्योर शॉट है, तो इसको हम ज़रूर अच्छे से टैकल करेंगे। सो देखते हैं क्या है। या देखिए, ये थोड़ी-सी लेंथी वीडियो हो रही है, बट ये एंडिंग चल रहा है इसलिए। तो इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1998 पस्पा हैज़ बीन, इसको एक्सटेंड करा गया है पार्ट ऑफ नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश में। अब पस्पा की बात करेंगे तो ये ग्रांट स्पेशल पावर देता है आर्म फोर्स को कि वो ब्रिंग बैक ऑन ऑर्डर डिस्टर्बेंस एरिया में, ठीक है? दे कैन ओपन फायर, वो ओपन फायर कर सकते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी पर्सन के खिलाफ इन कॉन्ट्रावेंशंस टू लॉ, यानी कि जो लॉ को कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च परमिशंस विदाउट वारंट, और वो बिना वारंट के सर्च परमिशन भी कर सकते हैं, राइट? अपस्पा जो है वो पार्ट्स ऑफ नागालैंड, असम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आप देख रहे हैं कि ओपन फायर करने की परमिशंस होती है आर्मी के मेन को इस पर्टिकुलर एरिया में, जिसे हम अपस्पा कहते हैं, ठीक है? अपस्पा की बात करेंगे तो ये फोर्स में रहा है जम्मू एंड कश्मीर में भी थ्रू द आर्म फोर्स जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट 1990। एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो ये एप्लीकेबिलिटी इसकी पार्ट ऑफ असम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, अभी हमने क्लियर करा। की प्रोविजन की बात करेंगे कि भाई कहाँ-कहाँ ये लगाया जा सकता है, तो जैसे आप कह सकते हो डिस्टर्बेंस एरिया में, ठीक है? तो पार्ट ऑफ होल स्टेट्स या यूटी, जिसको डिक्लेयर करा जा चुका है कि वो डिस्टर्ब एरिया है, यूज ऑफ आर्म फोर्स इन एड ऑफ सिविल पावर इन नेसेसरी टू रिस्टोर्स ऑर्डर। डिक्लेरेशन इज मेड बाय द गवर्नर, जो डिक्लेरेशन है वो गवर्नर ऑफ स्टेट्स के द्वारा हो चुका है, और एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ई2 में, ठीक है? बाई सेंटर, ठीक है? इम्यूनिटी टू आर्म फोर्स पर्सनल, तो ये प्रोवाइड करेंगे लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम एक्सेप्ट विद द प्रिवेंशन सेक्शन। कुल मिला के ये है, आप एक आम भाषा में कह सकते हो कि यहाँ पे आर्मी को ज्यादा पावर मिल जाती है। तो मेजर पीस अकॉर्ड्स चलाए गए एंड इनिशिएटिव, जैसे शिलोंग अकॉर्ड्स 1975 में, मिजोरम पीस अकॉर्ड्स 1986 में, बोडो अकॉर्ड्स 1993, 2003, 2020, असम अकॉर्ड्स 1985 में, एनएलएफटी पीस अकॉर्ड्स 2019 में, ब्रू रिंज एग्रीमेंट 2020 में, कार्बी एंग्लोन्स एग्रीमेंट, ये सब पीस अकॉर्ड्स और इनिशिएटिव हैं जो कि चलाए गए। अगर हम शिलोंग अकॉर्ड्स की बात करेंगे तो ये एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागा नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि नागालैंड की जो नागा नेशनल सिक्योरिटी है उसके बीच में, कि ये एंड करेंगे इंसर्जेंसी इन द नागालैंड, ठीक। मिजोरम पीस अकॉर्ड्स की बात करेंगे तो ये साइन है मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में, ठीक है? और यहाँ पे ये भी शांति की बात करेंगे, तो थोड़ा-थोड़ा आपको देखना है ये मिजोरम का है। बोडो की बात करेंगे तो ये एड्रेस करेगा जो भी डिमांड है बोडो कम्युनिटी की, लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ठीक है? एंड लेटर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन्स, ठीक है? तो पहले काउंसिल, उसके बाद रीजन में देखा जाएगा। असम अकॉर्ड्स तो ये असम में होगा, ठीक है? एनएलएफटी की बात करेंगे तो ये एग्रीमेंट है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको, और ये इंश्योर देयर सरेंडर एंड री-इंटीग्रेशंस, ठीक है? कि वो इंटीग्रेट नहीं करेगा। ब्रू रीच एग्रीमेंट, ये थोड़ा-थोड़ा आपको स्टेट्स याद रखने हैं कि कौन से में। ब्रू रीच एग्रीमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एंड हुआ डिकेड्स लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इश्यू बाय द ब्रू कम्युनिटी इन द त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है? कार्बी एंग्लोंग की बात करेंगे तो ये असम के बीच में है, ठीक है? ये रिज़ॉल्व करेगा कार्बी जो भी इतनी कॉन्फ्लिक्ट चला रहा है उसको विद आर्म ग्रुप, ठीक है? इस तरीके से। आगे हमारे पास एक 2 टॉपिक और हैं, यहाँ से आ रहे हैं। सो यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड, तो अभी ये क्यों न्यूज़ में है? तो इंडिया ने कंट्रीब्यूट करा है $500,000 टू यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में, ठीक है? है ना? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर करेगी टेररिज्म कमेटी को, ठीक है? जो कि हेल्ड हुई थी 2022 में, ठीक? अब बात करते हैं
क्या है इंडिया कंट्रीब्यूशंस ये सपोर्ट कर रहा है यूएनओसीटी यानी कि अभी हम देख रहे थे, ये हमारे पास है या ग्लोबल प्रोग्राम है जिसको ये काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ द टेररिज्म एंड काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रेवल प्रोग्राम है सीटीटीपी, ठीक। सीएफटी की बात करेंगे काउंटर टेररिज्म सॉरी काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म की, तो उसका मेन काम है कि स्ट्रेंथिंग करेगा कैपेसिटी ऑफ द मेंबर स्टेट कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई टेररिज्म की क्या रिस्क है, राइट। आगे बात करेंगे सीटीटीएफ की, तो ये असिस्ट करेगा बेनिफिशियरी फॉर द मेंबर स्टेट्स इन बिल्डिंग कैपेबिलिटी जो कि डिटेक्ट करेंगे काउंटर टेररिज्म को, ठीक है। आगे इस तरीके से ग्लोबल मीजर टेकन काउंटर टेररिज्म, तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। आगे बात करते हैं फिर हमारे पास वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट ये पब्लिश की जाती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, ठीक है। तो सिप्री की बात करेंगे तो सिप्री को स्टेबलाइज करा गया 1966 में। अगर की फंडिंग की बात करेंगे तो इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है इन द वर्ल्ड इन 2023 विद द एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 83.6 बिलियन डॉलर आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सिप्री की बात करेंगे तो ये रिलीज करती है मल्टीलेटरल पीस ऑपरेशंस इन 2023 डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स ऑन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू मल्टीलेटरल पीस ऑपरेशन ड्यूरिंग 2023। की फाइंडिंग ऑन मल्टीलेटरल पीस ऑपरेशन की बात करेंगे तो इंडिया वाज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है मिलिट्री पर्सनल ऑन यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। पीस कीपिंग हम बहुत अच्छे से पहले ही क्लियर कर चुके हैं। लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ पीस कीपिंग फोर्स वाज इन सब सहारा अफ्रीका में, ठीक है, इंडिया की है। अब ये बायलैटरल एक्सरसाइज है तो ये थोड़ी थोड़ी आपको देख लेनी है किस किस की है, तो ये आप चाहो तो खुद ही देख लो और चाहो तो मैं इसको खुद ही रीड कर दे रहा हूँ आपके लिए एक बारी। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको देख के चलना है, बस ज्यादा नहीं है। जैसे एक्सरसाइज यूथ अभ्यास है, ये इंडिया और यूएस की है। सेल्फ एक्स की बात करेंगे ये इंडिया यूएस नवल एक्सरसाइज है। और वज्र प्रहार की बात करेंगे ये भी इंडिया यूएस है, ठीक है। सी डिफेंस की बात करेंगे तो ये है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के बीच में, और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ठीक है, सी डिफेंस एक्सरसाइज। तारकस में इंपोर्टेंट थोड़ा सा देख लेना है हमें, ये इंडो यूएस काउंटर टेररिज्म, ठीक है, तारकस, ठीक है। इसको अभी रिसेंटली हेल्ड करी है कहाँ पे, कोलकाता में, तो इसलिए थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज शक्ति की बात करेंगे तो इंडिया एंड फ्रांस की है, तो थोड़ा-थोड़ा न्यूज़ में जो है वो देखना है। इंदिरा की बात करेंगे तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया एंड रशिया की, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नसीम अल वहर की बात करेंगे तो ये कंडक्टेड बिटवीन इंडियन एंड रॉयल नेवी ऑफ ओमान एंड गोवा, ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है एक्सरसाइज मैत्री, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में, ठीक है। जिम्बेक्स, अब देखिए यहाँ थोड़ा-सा नाम से भी आप निकाल पा रहे होंगे, जापान, ठीक है। तो ये जापान और इंडिया के साथ है, तो ये थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है। आगे हमारे पास धर्मा गार्डियन, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड जापान के बीच में, ठीक है। तो ये थोड़ा-थोड़ा हमें देखना है क्या-क्या हमारे लिए है इम्पोर्टेंट, ये सारा याद नहीं करना है। उसके बाद डेज़र्ट फ्लग की बात करेंगे तो ये मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है इन व्हिच एयर फोर्स फ्रॉम यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूएसए, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। टाइगर ट्रम्प 2024 वेरी इंपोर्टेंट, ये वाली थोड़ा-सा देखने वाली है। इट इज़ अ बाइलैटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिसास्टर रिलीफ यानी कि एचएडीआर एम्फीबियस एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएस के बीच में, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से देखना था, हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिया इंटरनेशनल रिलेशनशिप को, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो पीटी 365 होगा उसे हम टैकल करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसे मैं खुद ही टैकल करता हूँ, जो नहीं होती है वहाँ हम थोड़ा-सा स्पीड से आगे निकल जाते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच।